आज स्टार्ट करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए, आपको एक आप भी जानते हैं कि ये एक माइनर लॉ है और उसमें मैं आपको बट मेंस में भी आता है कुछ स्टेट में, और जैसे कि अब राजस्थान भी नोटिफाई हो चुका है, तो आपको इस हिसाब से चलना है कि अब जो पढ़ लेंगे उसको दोबारा 100% उसमें एफर्ट करने का टाइम नहीं आ पाएगा। आप आज करेंगे डेली जितना भी टॉपिक होगा, अगर आप वहां पर कहीं पर भी कंफ्यूज हैं तो आप मुझसे साथ साथ पूछ लेंगे या क्लास के बाद हम लोग डाउट्स का कर लेंगे। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि अभी प्री की तैयारी हो रही है, बाद में मेंस की तैयारी हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। प्री मेंस की तैयारी साथ साथ चलती है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको उतना एक्सप्लेन कर दूं कि आपको उसमें आंसर लिखने में भी कोई इशू नहीं हो। और अगर आप लोग प्री के लिए क्लियर हो गया, आपका वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, ऑब्जेक्टिवली भी है, सब्जेक्टिवली है, तो आई होप फिर वो इंटरव्यू की तैयारी भी होती है, क्योंकि बेसिकली इट इज द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज ना। सो स्टार्ट करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। चलिए, टाइटल को ही थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ईयर का ध्यान देना है, 1930। आपका ईयर है 1930। बहुत रेयर, वैसे तो इतना इजी पेपर बनता नहीं है, बट अगर कभी आ जाता है तो ईयर से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप एक बार ईयर को भी ध्यान में रखेंगे। तो ये एक प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है जो कि 1930 में आया था। ऑलराइट, अब इसमें दो टर्म्स हैं आपके इसके टाइटल में ही, सेल्स एंड गुड्स। दोनों ही चीजों को क्लियर कर लोगे तो आपके लिए बेटर होगा कि आप उस चीज को अंदर से समझ पाओ। आपको टाइटल समझ आएगा तो कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाएगा कि हमको एक्चुअल में पढ़ना क्या है, हम इसमें कर क्या रहे हैं। चैट्स खोल दीजिए। सबसे पहले आ जाते हैं सेल पे। सेल बेसिकली एक ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर सेल्स का मतलब एक ट्रांजैक्शन है जिसमें बाइंग और सेलिंग दोनों इन्वॉल्व है, खरीदना और बेचना। ये आपका सेल्स है। यहाँ पे जो सेल्स टर्म यूज किया गया है, एक ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया है, और इस ट्रांजैक्शन में बाइंग और सेलिंग दोनों एक साथ। ये बार बार इरेजर क्यों आ रहा है? बाइंग सेलिंग, टाइटल से सेल क्लियर हुआ। यहाँ पे सेल के मतलब से सिर्फ ये नहीं है कि आप कुछ बेच रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग दोनों इन्वॉल्व होगा, यानी ये इंक्लूड करेगा बाइंग को भी। अब आ जाते हैं गुड्स पे। गुड्स क्या, इस एक्ट के टाइटल में ही और इवन गुड्स की डेफिनेशन में भी आप एक चीज क्लियर रखेंगे कि इस एक्ट के अंदर अगर टर्म गुड्स आ रहा है तो गुड्स का मतलब हमेशा मूवेबल है। अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है तो वो गुड्स यानी मूवेबल गुड्स की बात करता है। हमारे पास इमूवेबल गुड्स के लिए टीपीए है, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। अगर ये एक्ट है और इसमें गुड्स आ रहा है तो यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स की हो रही है। अब उसमें कौन इन चीजें इंक्लूड होती हैं, कौन सी नहीं होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं। हमारा ईयर 1930 है। सेल यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन है जिसमें बाइंग और सेलिंग दोनों आएगा। एंड अदर देन दैट गुड्स है। गुड्स का मतलब यहाँ पर मूवेबल गुड्स है। पूरे एक्ट में अगर आपको कहीं भी गुड्स मिलेगा तो गुड्स नेवर इंक्लूड, यहाँ पे कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं होगी, हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी है। ऑलराइट, चलिए यहाँ तक अब इस फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन नंबर 1 पर आते हैं। आपको पता है कि ये हमेशा सभी एक्ट्स में लगभग शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट होता है। तो आपके लिए क्या जरूरी है इसमें समझना, आप एक चीज याद रखेंगे इस सेक्शन में कि एक तो आप डेट ऑफ कमेंसमेंट याद रख लीजिएगा। डेट से क्वेश्चन बन जाता है 1 डे ऑफ जुलाई 1930। इसमें कुछ समझने के लिए नहीं है, आपको सिर्फ डेट का ध्यान रखना है। ठीक है, डेफिनेशन पार्ट पे आते हैं, सेक्शन 2 पे। अब इस चीज में मैं आपको एक चीज, इसको थोड़ी सी स्टोरी बिल्ड करते हैं आपके लिए। इनिशियली ना ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। बट ये एक पोर्शन जो है जो कि जो मूवेबल गुड्स के ट्रांजैक्शन की बात करता है, वो अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट हो गया था और टाइम के साथ उसकी इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई थी कि उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग करना मजबूरी हो गया। यहां समझिए, ये ओरिजिनली पार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का था, यानी पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट
एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था जो इन सभी चीजों से डील करता था। वहां पे अगर बाइंग और सेलिंग मूवेबल की हो रही है, मूवेबल की हो रही है, बट उसकी वजह से एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत ज्यादा बल्कि हो गया था। और उसके अलावा कुछ चीजें टाइम के साथ इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी थी उनकी बाइंग और सेलिंग को, और उनके लिए थोड़े स्ट्रिक्ट लॉज की और कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट की जरूरत पड़ रही थी। तो इस एक्ट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग कर दिया गया था। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था पहले, ये सेक्शन 76 से शुरू था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 123 तक। ऑलराइट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता था, बट फिर उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग कर दिया और हमारे पास एक सेपरेट एक्ट आ गया जिसका नाम है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। यहां तक आप लोग क्लियर हैं? अब आ जाते हैं फर्स्ट सेक्शन पे। फर्स्ट सेक्शन से आपको पता है कि सबसे पहले डेफिनेशन पे आने से पहले एक पार्ट है इसमें, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। उसको छोटी सी चीज समझिएगा। पहले तो ये होता था ना, जम्मू एंड कश्मीर का जो था कि ये जम्मू एंड कश्मीर पर बहुत सारे एक्ट्स थे जो अप्लाई नहीं होते थे, एप्लीकेबिलिटी पे वहां पे एक्सेप्शन लग जाता था कि एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जब से जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है तब से ये एक्ट भी और ऑलमोस्ट सभी एक्ट्स एक्सटेंड द होल ऑफ इंडिया। ये चीज आप ध्यान रखना। बल्कि जिस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था तब तो ये क्वेश्चन बहुत बन रहे थे, ऑप्शन में जैसे किसी भी एक्ट का नाम देते थे और चार ऑप्शन होते थे कि कहाँ एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड टू होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। पहले काफी इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए, बट अब ये बात थोड़ी पुरानी हो गई है। बट फिर भी आपको ये ध्यान में रखना है कि अब कोई एक्सेप्शन नहीं है, अब ये एक्सटेंड करेगा होल ऑफ द इंडिया में। यहाँ पर आपको डेट के साथ साथ एक छोटी सी चीज ये भी याद रखनी है, फर्स्ट सेक्शन में आपके लिए डेट और कि अब पूरे इंडिया में एक्सटेंड करेगा, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड पार्ट है डेफिनेशन पार्ट। देखिए आप लोगों को पता होगा कि सभी एक्ट्स में ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दो चीजों की वजह से ऐसा होता है, एक तो प्री में सभी एक्ट्स अगर आप मेजर माइनर सभी उठाएंगे, सबको मिला के एक ऐसी चीज होती है कि डेफिनेशन एरिया से क्वेश्चन आ जाता है। क्या होगा, वो उसको इन डेप्थ नहीं पूछेगा ना, तो वो सेक्शन नंबर पूछ लेता है। और ये आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, बल्कि मैं सोगा की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑलमोस्ट एक्ट्स की बात कर रही हूँ। आपने देखा होगा ना कि ऐसा होता है कि कोई भी क्वेश्चन बना देता है कि बायर कहाँ पे डिफाइन है, सेलर कहाँ पे डिफाइन है। तो ये इंपॉर्टेंस तो इसकी है ही। अदर देन दैट इसमें एक चीज और होती है कि अगर हम कोई भी एक्ट पढ़ते हैं ना, अब पहले आप खुद सोचिए, आपका जो एक्ट है, जो बेयर एक्ट है या जो नॉर्मली एक्ट लिखा गया है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी लिखा गया है कि हम एक एक्ट बना देते हैं, लोग एग्जाम देंगे इसका। ऐसा नहीं होता है। इनिशियली जो एक्ट बनता है वो लॉज जनरेट करने के लिए बनता है कि लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर कुछ ऐसा करेंगे जो उस चीज को मतलब उसके अगेंस्ट होगा एक्ट के, तो वो पनिशेबल होगी। तो जो बेसिक इंटेंशन होती है डेफिनेशन क्लॉज की, वो ये होती है कि कुछ पर्टिकुलर वर्ड हैं, अब वो पूरे एक्ट में जहां जहां आएंगे उनका मीनिंग आपको क्या समझना है वो शुरू के सेक्शन में ही बता देते हैं, कि फिर आगे चल के उस चीज पर इशू नहीं हो कि अगर आगे कहीं बायर वर्ड आ रहा है या फिर आगे कहीं पे डिलीवरी आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो बार बार उनको नहीं बताना पड़े कि हाँ भाई हमने इस एक्ट में गुड्स यूज किया है तो यहाँ पे इसको मूवेबल ही समझना। वो शुरू में एक डेफिनेशन क्लॉज डालेंगे, आपको क्लियर करेंगे कि पहले इसको पढ़ लो। इस एक्ट में अगर गुड्स कहीं भी आपको दिखेगा तो, और एक बात याद रखना, इसी एक्ट की बात हो रही है। जनरली ऐसा जरूरी नहीं है कि कहीं अगर गुड्स दिख रहा है तो मूवेबल ही है। इसीलिए सभी एक्ट्स में डेफिनेशन क्लॉज होता है ताकि वो आपको बता सके कि आगे जो आप एक्ट पढ़ने जा रहे हो उसमें जो वर्ड्स यूज होंगे उसका मीनिंग आपको क्या लेना है। अब आ जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब देखिए, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मैंने जब माइनर लॉज कराए थे, स्पेशल लॉज, तब भी ये बताया था सब कुछ याद करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। जो चीजें रिपीट होती हैं उन चीजों को तो छोड़ने का सवाल ही नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो आपसे इन डेप्थ उनका मीनिंग नहीं पूछेगा, वहां पे आपको उसका सेक्शन पता है तो दैट विल सफाइज। हम यहाँ पे इसी समझदारी से चलेंगे और प्री मेंस की तैयारी साथ करेंगे। ट्रस्ट मी, प्री क्लियर हो जाता है, मेंस की तैयारी करने में ना स्ट्रेस में ही इतना टाइम चला जाएगा कि कोई दोबारा बैठकर तसल्ली से तैयारी करने का टाइम नहीं आएगा। इस चीज को कर रहे हो, जहां डिटेल जरूरी है वहां डिटेल बताऊंगी। नोट्स आपको यहाँ से मिलेंगे, बट कोशिश करना अगर कोई ऐसा पॉइंट लग रहा है कि आपको साथ में लिख लेना चाहिए तो उसको लिख लेना, ठीक है।
इससे शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एक्ट में ना इस वर्ड की इंपॉर्टेंस है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और वैसे आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक अपना डेफिनेशन क्लॉज दे रखा है। ऑलमोस्ट डेफिनेशन वर्ड्स जो इस एक्ट में यूज हुए हैं वो यहाँ पर आपको डिफाइंड मिलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड होता है जो एक्ट में डिफाइन ही नहीं है इसमें, लेकिन यूज हो रहा है, फिर हम उसको कहाँ से उसका मीनिंग निकालेंगे, हम उसका मीनिंग कहाँ से जनरेट करेंगे, हम क्या समझेंगे? तो ये सेक्शन कहना चाहता है अनलेस देयर इज एनी रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। अब सब्जेक्ट में हो या कंटेक्स्ट में हो कोई ऐसा वर्ड आ रहा है, डिफाइन नहीं है, आपको मीनिंग जानना है, तो इसमें ये रिपग्नेंट कहेगा कि सीधी बात है, अगर एक्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है या कहीं पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किसी भी वर्ड को लेकर। पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ डिफाइन नहीं है तो उसका मीनिंग आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेंगे, यहाँ डिफाइन नहीं है तो उसका मीनिंग आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिल जाएगा और वहां से ही वो उसको सेम मीनिंग पे ट्रीट किया जाएगा अगर हमारा सोगा उसको डिफाइन नहीं करता। दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड है कि कॉन्ट्रैक्ट में भी डिफाइन है और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी डिफाइन है, तो अब यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है कि अगर वो सोगा में भी डिफाइन है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी डिफाइन है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो प्रिवील करेगी डेफिनेशन वो आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की करेगी। जब तक कोई रिपग्नेंट नहीं होगा, कुछ नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में भी डिफाइन है, सोगा में भी डिफाइन है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? जो एक्ट पढ़ रहे हैं उसको प्रेफर करेंगे, उसको प्रेफरेंस देंगे। हाँ, लेकिन अगर ऐसे कोई वर्ड्स आ जाते हैं कि यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखना पड़ेगा। यहां तक इससे ज्यादा कुछ नहीं था, एक बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो आई होप हम लोग यहाँ तक क्लियर हैं। मैं आगे स्टार्ट करूं या इतने एरिया में आपका कोई क्वेश्चन है? बताइए। ओके, देखिए डेफिनेशन वाला एरिया आपको दिमाग में दो चीजें रखकर पढ़ना पड़ेगा। मेंस में सवाल आते हैं और आपको वहां पे कुछ चीजों को कई बार ऐसी हो जाते हैं कि सिचुएशन बेस्ड आएगा। ये एलएलबी एग्जाम नहीं है कि आपके लिए एक छोटा सा चलिए बायर पे एक शॉर्ट नोट लिखिए, आप वहां 10 नंबर का लिखाएंगे, ऐसे बायर नहीं पूछेगा वहां पे। हाँ, किसी ऐसी सिचुएशन में आपको क्वेश्चन के थ्रू डाल देगा कि आपको वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप वहां पे बता के आओ कि बायर आखिर है क्या। ठीक है, इस ये मत सोचना कि अगर यहाँ पे हम बायर को समझ रहे हैं, डिलीवरी को समझ रहे हैं, तो वहां पे सीधा सा आ जाएगा कि बायर पे शॉर्ट नोट लिखो। लेकिन वो आपको ऐसी सिचुएशन में जरूर डाल सकता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है जहां पे आपकी ये मजबूरी बन जाए कि आपको बायर डिफाइन करना पड़े। ठीक है, तो कुछ चीजें जो हैं आपको समझ के चलनी है और कुछ चीजें ऐसी हैं कि सिर्फ एमसीक्यू में आती हैं, आपको पता होना चाहिए आपको क्या सेलेक्ट करना है। वो होता है ना, एक ऑड आउट करना होता है या फिर इवन को इन करना होता है, उस टाइप की सिचुएशन होती है। जितना बताऊंगी उसको अच्छे से समझिए, थोड़ा थोड़ा साथ साथ लिख लीजिए, आपको नोट्स भी मिलेंगे। और उसके अलावा फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछिएगा। बायर से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन 2 क्लॉज 1 है। अब आपको इतना समझना है कि ये जो आपके लिए क्लॉजेज है ना, क्वेश्चन आता है तो फिर इन पे भी आ ही जाता है, कभी कभी पेपर इजी बनाना होता है या कुछ, तो क्लॉज सबका आप याद रखेंगे। 2 क्लॉज 1 में बायर डिफाइन है। नहीं जाते हैं एक्ट पर थोड़ी देर के लिए, सिंपल सी एक चीज समझते हैं। बायर हिंदी में जो कोई चीज खरीद रहा है। ठीक है, अब एक इंसान, अगर मैं मान लीजिए कि ये एक ए पर्सन है, इनकी एक शॉप है, तो ये तो अपनी शॉप से कुछ नहीं खरीद रहे हैं ना, लेकिन वहीं पे एक बी पर्सन है जो इनकी शॉप से सामान खरीदने आते हैं। तो ये जो बायर हैं ये दो लोग हो सकते हैं। अब मान लीजिए बी भी सामान खरीदने आए और सी भी सामान खरीदने आए, दोनों बायर हैं, लेकिन जो बी हैं वो तो साथ साथ आए, उन्होंने पैसे दिए और अपना सामान ले गए। ठीक है, तो बी भी बायर हो गए। लेकिन जो सी पर्सन है वो आए, उन्होंने बोला कि मुझे इतनी चीजें 1 2 3 जो भी उनका लेना था उनको, कि मुझे इतनी चीज चाहिए और ये मैं आपसे एक पर्टिकुलर डेट दे गए कि उस पे ले जाऊंगा। अब क्या ये इनको पैसे देके गए पूरे हाथों हाथ? नहीं। क्या ये अपना सामान लेकर गए जो इनको खरीदना था? वो भी नहीं। लेकिन ये भी बायर हैं, क्योंकि जो बी पर्सन थे उन्होंने तो सीधा सीधा आए और बाय कर लिया, यानी बायर मीन्स अ पर्सन हु बायज, तो वो तो बी पर्सन हो गए, आए सिंपली और वो सामान खरीद लिया उन्होंने। ठीक है, एक पर्सन है बायर, उसका मतलब है कि जो चीजें खरीदता है, यानी आया, पैसे दिया और सामान ले गया, तो वो तो बायर है ही। लेकिन
एक इंसान है जो अग्रीज टू बाय, वो उस टाइम हाथों हाथ उस चीज को नहीं खरीद रहा है, बायर और अग्रीज टू बाय, उसने अग्री कर लिया है कि मैं ये जेड चीज आपकी दुकान से ले जाऊंगा एक इस डेट को इतने पैसों में। वहां पे अमाउंट यानी प्राइस भी फिक्स होता है, डिसाइड होता है, या हो सकता है बाद में भी डिसाइड करें वो लोग, और वो चीज उन्हें जो खरीदनी है वो हो सकता है अभी हो या फिर वो इनके ऑर्डर पे बना के दें, कुछ भी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन जो उनकी बाइंग और सेलिंग होती है वो इमीडिएट नहीं होती, वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे होती है या एक अग्रीमेंट या एक वर्बल अग्रीमेंट पे होती है कि आप बना देना। जैसे मान लीजिए आप जनरली केक लेने गए हैं, एक पॉइंट क्या होगा कि आप केक लेने गए, आपको वहां पे एक केक पसंद आया और आप उसको लेकर आ गए, आपने बोला ये पैक कर दीजिए, उन्होंने आपको पैक किया, तो यहाँ पर आप इस साइड पे बायर हैं, अ बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज, तो आप गए, आप लेकर आ गए, यहाँ तक क्लियर है हम। लेकिन आपको कुछ थोड़ा स्पेशल चाहिए था, उसमें कुछ स्पेशल चेंजेस कराने थे या कस्टमाइज कराना था, तो आप गए और आपने अपनी कस्टमाइजेशन दिखाई कि मुझे ऐसा केक चाहिए, मुझे उस पे ये लिखवाना है, ये पिक्चर लगवानी है, ये डिजाइन चाहिए, ये साइज चाहिए, जो भी आपकी प्रेफरेंस थी आपने उनको जाकर बताई और उन्होंने आपको दिखाया, बता दिया कि 2 घंटे में ले जाइएगा, ठीक है, और 2,000 रुपए में ले जाइएगा, ये चीजें हो गई। अभी वो केक एग्जिस्ट तो नहीं करता है ना, अभी तो नहीं है वो, आपने बोल दिया, आपने अग्री कर लिया बाय करने का, अब वो आपके लिए बना देंगे। तो अगर टेक्निकली यहाँ पे समझो ये आगे काम आएगा, अभी केक एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ केक एग्जिस्ट कर रहा था, आप गए लेकर आ गए, यहाँ पे इमीडिएट बायर हो गए, यहाँ पे ना तो वो केक ही अभी एग्जिस्ट करता है जो आपको लेना है, फिर भी आप बायर हैं, ना तो आप अपने साथ कोई चीज लेकर आए हैं, आप खाली हाथ गए थे और वापस भी खाली हाथ आ गए उस शॉप से, लेकिन स्टिल यू आर अ बायर। तो अ बायर मीन्स अ पर्सन हु बायज और अग्रीज टू बाय गुड्स। कौन से गुड्स? मूवेबल गुड्स, ठीक है, इस एक्ट में जहां भी गुड्स हैं वहां पे मूवेबल गुड्स हैं। तो बायर क्लियर है आप लोगों के लिए? कहीं भी कोई दिक्कत हो तो क्लास के एंड में मैं आप लोगों के डाउट्स ले लूंगी। अब आ जाते हैं डिलीवरी पर। जो स्टोरी हमने शुरू की थी उसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए बेयर एक्ट क्या कहता है। देखिए बेयर एक्ट को बिल्कुल क्या बोलूं, बाइबल बना लीजिए, और बेयर एक्ट आपको पढ़ना है, मैं कितना भी समझा दूंगी, मैं नोट्स कितना भी दे दूंगी, कुछ भी कर दूंगी, इन दी एंड आपके लिए जो आपके पास होगा ना वो आपका बेयर एक्ट है। आदत डालिए, छोटी छोटी चीजें बेयर एक्ट के ऊपर लिख ली जो की पॉइंट्स है, क्योंकि ना जब एग्जाम सर पे होता है ना, आपने अगर 200 पेजेस के भी नोट्स बना रखे हैं ना तो आपको नहीं मिलेगा टाइम। और एक सच बताऊं, अगर आपने बहुत शॉर्ट करके साइनॉप्सिस भी बना रखा है, उस टाइम हम इतना नर्वस होते हैं, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, फिर मन करता है सिर्फ बेयरेक्ट खोलूं, तो वो जो छोटा सा साइनॉप्सिस अगर बेयरेक्ट के साइड में दिख जाता है ना, तो बेयरेक्ट पढ़ते पढ़ते कुछ की पॉइंट्स हमें वही नजर आ जाते हैं। बेयरेक्ट पे लिखने का ये फायदा होता है कि एक जो दो लास्ट मिनट रिवीजन होती है ना, तो एक तो बेयरेक्ट में जो लिख रहा है वो हाईलाइटेड है, अंडरलाइन है, आपको दिखेगा ही, प्लस जो आपको कुछ चाहिए था, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था सेल ट्रांजैक्शन है, वहीं छोटा सा साइड में लिख लिया, तो ये हेल्प करेगा आपको वहां पे समझने के लिए। आप ना अपनी लॉन्ग रन तैयारी के साथ साथ ना अपनी लास्ट मिनट तैयारी रखा करें, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ जाता है ना जब एग्जाम सर पे होता है, वो लॉन्ग रन वाली तैयारी, वो लॉन्ग रन वाले नोट्स नहीं खुल पाते हैं। चलिए डिलीवरी की डेफिनेशन आप लोग डायरेक्ट में भी देखिए, यहाँ पे भी सेम ही लिखी है। डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसको छोड़ के एक बारी नॉर्मली देखते हैं। आप केक लेने गए थे लास्ट स्टोरी में और आपने उसको बोला था कि केक बना दीजिए। अब लेट्स सपोज कि उसने आपका कस्टमाइज केक बना दिया, जो आपने एक बी केक का ऑर्डर दिया था जो आपने कस्टमाइज कराया था, मान लीजिए उसने करा दिया। अब उसने आपके घर पे डिलीवर कर दिया या आप अपनी डिलीवरी खुद जाकर ले आए, जो भी हुआ, पॉइंट ये है कि आपके पास केक आ गया, ठीक है, या तो उसने आपको भेजवा दिया अपने डिलीवरी पर्सन से या फिर आप जाकर ले आए, कुछ भी हो सकता है। तो आपका जो चीज था, आपकी जो गुड्स थी वो आपके पास पहुंच गई हैं, तो सादी सी जबान में तो ये डिलीवरी हो गई है। लॉ क्या कहता है, एक्ट क्या कहता है? एक्ट कहता है डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दो चीजों का ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे जो आपके लिए समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक करके आते हैं। पहली बात तो वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब अब मान लीजिए आपका कस्टमाइज केक तो तैयार हो गया था और आपने पीछे जो उसको अग्री किया था, 2K पे करने का भी अग्री किया था।
लेकिन आप जाते हैं वहां पर और उसकी पिटाई करते हैं पहले, और केक आप अपने घर पे ले आते हैं। तो इस सिचुएशन में भी तो केक आपके घर आ गया ना, ऐसा तो नहीं है केक घर नहीं आया, डिलीवरी नहीं हुई, लेकिन ये वॉलंटरी नहीं था, यहाँ पे फोर्स, मारपीट, ये सब इंक्लूड था। तो वॉलंटरी वर्ड मतलब डिलीवरी ऐसा नहीं है कि किसी भी सिचुएशन में डिलीवरी हो गई है तो डिलीवरी मानी जाएगी, नो, डिलीवरी शुड बी वॉलंटरी, यानी कि वो बिना किसी फोर्स के, बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के, बिना किसी मारपीट, जो आप कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं ना वर्ड, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, एडवांटेज, इन सब के बिना होनी चाहिए, देन इट इज अ डिलीवरी, अ परफेक्ट डिलीवरी। तो वो वॉलंटरी होनी चाहिए। अब डिलीवरी के लिए कुछ सिचुएशन है, पहली वॉलंटरीनेस, ठीक है, तो अगर आपकी डिलीवरी वॉलंटरी है, और दूसरी चीज है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। आप छोटी सी चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओनरशिप नहीं लिखा, जबकि इतनी देर से मैं आपको बता रही हूँ, आपने केक खरीदा, ये हुआ वो हुआ, तो वहां पे क्या हुआ है कि केक खरीदा गया है, आपके पास आ गया है, लेकिन यहाँ पे ओनरशिप मेंशन नहीं है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पोजेशन ट्रांसफर हो जाता है ना, आप ओनर हैं या नहीं है बाद की बात है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो डिलीवरी है, आपको पोजेशन दे दिया गया है तो डिलीवरी कंप्लीट हो गई है। अब वो ओनरशिप है नहीं है, वो बहुत बाद की चीजें होती हैं, बाद में देखते हैं। तो व्हाट इज डिलीवरी? डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर। इस वर्ड को बिल्कुल रट लीजिए, समझ लीजिए, ना कोअर्शन होना चाहिए, ना फ्रॉड होना चाहिए, ना किसी तरह का अनड्यू इन्फ्लुएंस होना चाहिए, और ना ही कोई भी ऐसा रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, बिल्कुल वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, मतलब कि यहाँ पर पोजेशन का ट्रांसफर हो रहा है तो आपकी डिलीवरी मानी जाएगी। अब आपको तभी इमीडिएट उसकी पेपर रेडी हो गए हैं, नहीं हुए हैं, आप कोई ऐसी चीज खरीद रहे हो जिसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन है, वो बाद की चीज होती है। आपको पोजेशन मिल गया ना, तो यहाँ पे डिलीवरी हो गई है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब मैं खुद को ही कुछ देकर तो उसको डिलीवरी नहीं कंसिडर करूंगी ना, तो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये डेफिनेशन क्लियर हमारी। गुड्स आर सेड टू बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट। अब डिलीवरेबल स्टेट क्या है? केक वाले एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। एक सिचुएशन में तो आप जाकर केक ले आए थे, वहां तो कोई इशू है ही नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन एक जो बी केक था वो आपका कस्टमाइज्ड केक था, ठीक है, आपने कस्टमाइजेशन बताई थी, आपने एक पिक्चर बताई थी, आपने एक पर्टिकुलर साइज बताया था, उसका एक कलर बताया था, एक डिजाइन बताया था, सब बताकर आए थे आप। मान लीजिए यहाँ पर आपने पहले नंबर पे एक उसके लिए एक पिक्चर बोली जो उस पे लगनी थी, दूसरे पॉइंट पे आपने एक डिजाइन बताया जो आपको चाहिए था, थर्ड पे आपने उसका कलर बताया जो आपको स्पेसिफिक चाहिए था, फोर्थ पे आपने उसका साइज बताया या वेट बताया कि इतने केजी का वो। तो ये चार चीजें आप उसको डिटेल देकर आए थे आपके कस्टमाइज्ड केक के लिए। क्लियर? अब क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। गुड्स आर सेड टू बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट। ये वर्ड है आपका, जो कीवर्ड है वो आपका है डिलीवरेबल स्टेट। क्या कीवर्ड है आपका यहाँ पे? डिलीवरेबल स्टेट। अब आपको पता है ना कि आपको कैसा केक चाहिए था, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, आपको पता है आपको कैसा केक चाहिए था। तो जब जैसा आपने कहा था ये चारों कंडीशन पूरी हो जाएंगी और वो जो केक बन के तैयार होगा तो वो डिलीवरेबल स्टेट में होगा, जैसा आपने चाहा था आपको वहां मिल जाएगा। तो अब अगर ये जो हमारा बी केक है, हमने जो किसी ए पर्सन को बनाने दिया था, उसने उसको वही कलर का, वही डिजाइन, वही पिक्चर, वही वेट में बना दिया, और आपको कॉल कर दी कि आइए और आप अपना केक ले जाइए। आप गए, आपने अपना केक देखा और उसमें चारों चीजें, कंडीशन आपकी पूरी थी, और आप जाकर उसकी डिलीवरी ले आए, उसको पेमेंट कराए, रेस्ट जो भी बचा था। तो ये तो आपकी डेफिनेशन यहाँ तक है। लेकिन व्हाट इज नॉट अ डिलीवरेबल स्टेट, ये भी एक सवाल है, आगे देखिए। डिलीवरेबल स्टेट में था, फिर एक ऐसी स्टेट जहां पे बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अब जब आप उसको चार कंडीशन बता के गए थे पूरी करने के लिए उस केक के लिए, उसने चारों कर दी आपके लिए पूरी, उसने मेहनत करी, उसमें सामान लगाया, उसमें जो जो उसका लगा होगा केक बनाने में, सब कुछ किया, आपने जो उससे कहा था उसने पूरा कर दिया। तो अब तो आप एज अ बायर बाउंड है ना, अब तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब तो आप बाउंड है उस चीज को खरीदने के लिए। क्या अब आप जाकर वहां पे मना कर सकते हैं, नहीं भाई मुझे तो नहीं चाहिए, मैं नहीं ले रहा?
नहीं, जब वो डिलीवरेबल स्टेट में तैयार कर दी है ना, आपकी मर्जी की स्टेट तैयार हो गई है किसी पर्टिकुलर चीज की, तो अब आप बाउंड हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हर जगह ये नहीं है कि एक रिटर्न अग्रीमेंट साइन होगा। आप एक बेकरी पर गए थे, अपनी 4 कंडीशन बता कर आए, उसको कुछ पैसे एडवांस देकर आए और उसने आपको आने का टाइम दिया, एक रिसिट दी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाउंड हैं। अब जब उसने आपके हिसाब से उसे रेडी कर दिया है ना, तो अब आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी उस चीज की। अब आप उस चीज की डिलीवरी लेने से मना नहीं कर सकते हैं। नाउ यू आर बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ सच केक। ठीक है, यहां तक क्लियर हूं मैं? अब मान लीजिए कि एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब आपने उसको बोला, बेकरी वाले पर्सन को, कि आप ये 4 कंडीशन कर दीजिए, उसने क्या किया कि सिर्फ आपकी मर्जी का कलर पुट कर दिया उस केक पे। आपने बोला था रेड, उसने एक रेड कलर का केक तैयार कर दिया। लेकिन जो आपने पिक्चर लगाने बोली थी ना, तो उसने वो लगाई। आपने बोला था पर्टिकुलर पिक्चर लगा देनी है वहां पे, उसने नहीं लगाई। आपने बोला डिजाइन ऐसा रखना है, आपने बोला था मान लीजिए कि उसको स्टार शेप देना है, उसने नहीं दिया। ठीक है, उसने हाँ रेड कलर का बना दिया आपके कहने से, लेकिन आपने बोला था मुझे 7 kg में चाहिए केक, लेकिन उसने उसको अराउंड 3 kg रखा। क्या यहाँ पर उसने आपकी बात मानी? क्या यहाँ पे वो जो केक बन के तैयार हुआ वो डिलीवरेबल स्टेट में है जिसमें आपको डिलीवरी चाहिए थी? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो डिलीवरेबल स्टेट है ही नहीं। डिलीवरेबल स्टेट क्या होती? जो बायर चाहता है, आपने जिस पे उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है, एडवांस अमाउंट लिया है, अगर आप उसकी सारी कंडीशन फुलफिल कर देंगे जैसा उसको चाहिए, तो वो डिलीवरेबल स्टेट हो जाती। लेकिन आपने नहीं किया ना, आपने नहीं किया, मतलब अब डिलीवरेबल स्टेट नहीं है उस चीज की। तो क्या यहाँ पे बायर बाउंड है? यहाँ पे वो जो पर्सन आए थे, कोई जेड पर्सन केक लेने, क्या वो बाउंड है कि वो ये केक लेंगे? नहीं, उन्होंने जो उनको गुड्स चाहिए थी वो तो डिलीवरेबल स्टेट में है ही नहीं ना। अब जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, तो हमारे जो बायर हैं वो बाउंड ही नहीं है। ठीक है, जब गुड्स ही डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, तो बायर भी बाउंड नहीं है उनकी डिलीवरी लेने के लिए। क्लियर है हम लोग यहाँ तक? बायर सिर्फ तभी बाउंड होगा डिलीवरी लेने के लिए जब गुड्स जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में होंगी। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं। अब पहले तो आप ये समझिए बहुत समझदारी से कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कितनी सारी चीजें लिखी हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स में। सबसे पहला तो आप मुझे ये बताइए कि ये आप देख पा रहे हैं कि लिखा कितना है, और क्या आपको लगता है कि आपके एज अ बीइंग अ लॉ स्टूडेंट एक जुडिशरी एग्जाम में आपको डिफाइन करने के लिए आएगा कि आप डॉक वारंट डिफाइन कीजिए? सेंस नहीं है ना इस चीज की। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें आपको वॉलंटरी वर्ड पता होना चाहिए था, वो डिफाइन करने के लिए आ जाएगा। डायरेक्ट डिफाइन करने के लिए भी नहीं आएगा ना, तो वो आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देगा जहां पे आपको वॉलंटरी डिफाइन करके आना पड़ेगा कि हाँ भाई इस सिचुएशन में कोअर्जन दिख रहा है मुझे, किसने जबरदस्ती की है उसके साथ, तो ये वॉलंटरी नहीं था। हमारा कॉन्ट्रैक्ट, हमारा एक्ट कहता है कि वॉलंटरी होना चाहिए। वो चीजें डिफाइन करने की होती हैं। डिफाइन करने के लिए जतिन कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता है। आप जब जिस टाइम पे कोई चीज लेने गए हैं, मान लीजिए आप केक ही लेने गए हैं, तो जो आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हुए 2-4 चीजें बता दी कि आपको मेरा ये काम करना है, तो वो ही आपका क्राइटेरिया बन जाता है कि आपको ऐसा चाहिए ना, तो आपको ऐसा ही मिलना चाहिए। ये आपके लिए डिलीवरेबल स्टेट है। डेफिनेशन ही अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये कहता है कि डिलीवरेबल गुड्स आर सेड टू बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच स्टेट दैट बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये अंडर द कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड यूज हो रहा है ना जतन, वो इसीलिए हो रहा है कि वो आपको बता रहा है कि एक स्टेट होगी, कोई भी गुड्स की एक पर्टिकुलर स्टेट होगी जो आपके हिसाब से होगी, आपने कही होगी, आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगी, तो वो आपको वैसी ही मिलनी चाहिए जैसी चीज के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अभी मान लीजिए यहाँ तो कस्टमाइज केक की बात थी, उसको हटा दीजिए। मान लो कि आपने एक स्टेशनरी वाले से कहा कि एक ब्लू पेन दे दीजिए, एक ब्लू पेन। यहाँ पे आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा कि मुझे ऐसी बॉडी, ऐसी इंक, ऐसा रिफिल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो वहां पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ, और अगेन कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं है कि आप वहां पे पेपर साइन करके ला रहे हैं, ये वर्बल भी जो होता है ना, मैंने पैसे दिए तुमने लिए, ये सब कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। ठीक है,
तो आपने एक स्टेशनरी पर जाके कहा कि एक ब्लू पेन दे दीजिए। अब वहां पे अगर जाके आप ब्लू पेन मांग रहे हैं तो जो ब्लू पेन उसको देगा, वहां पे डिलीवरेबल स्टेट क्या है? पेन हो, चलता हो, ब्लू हो। ठीक है, ये डिलीवरेबल स्टेट एक स्टैंडर्ड चीज रखेंगे ना आप वहां पे। एक प्रूडेंट मैन को पता होना चाहिए कि एक ब्लू पेन है तो ब्लू पेन किस लिए चाहिए होगा? लिखने के लिए चाहिए होगा, चलता हो, नीला ही चलता हो और पेन हो। ये हो गए डिलीवरेबल स्टेट। हर चीज का एक अलग होता है। अगर आपने कहीं कोई चीज कस्टमाइज कराई है तो आपके कस्टमाइजेशन के हिसाब से, वरना जो एक जनरल स्टैंडर्ड होता है कि कोई चीज इस काम के लिए चाहिए तो ऐसी, पेन किस काम के लिए चाहिए? लिखने के लिए चाहिए, तो वो डिलीवरेबल स्टेट है। क्लियर? ओके, यहाँ आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स पे। मैं ये बता रही थी कि क्या आपको बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रेसिट, ये वेयर फिंगर सर्टिफिकेट या फिर कोई भी चीज आपको वहां पे डिफाइन करने आनी है? नहीं आएगी। जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट, विलफुलनेस, वॉलंटरी, फ्रॉड, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है जानने के लिए, तो उसमें आपको जाना चाहिए। इस चीज में आपका क्वेश्चन कैसा आएगा? सबसे पहले तो आप पढ़िए कि टाइटल क्या है आपकी फोर्थ डेफिनेशन का। नंबर आप ना सबका साथ साथ याद करते चलिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आप ये पढ़िए कि क्या कह रहा है ये। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड टू गुड्स कह रहा है, ठीक है। ऐसा डॉक्यूमेंट जो टाइटल देता हो गुड्स का। सिंपल सी भाषा में मान लीजिए कि मेरे पास कार नहीं है, मुझे इमरजेंसी में कहीं पे जाना पड़ गया, तो मैंने अपने फ्रेंड से कार बोरो की और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे थोड़ी देर के लिए दिखा दीजिए, 1 दिन 2 दिन या थोड़ी देर जो भी मेरा उसमें रहा होगा, और उन्होंने मुझे दिखा दी। अब मैं वो कार लेकर निकल गई रोड पे। अब रोड पे जा रही थी तो मुझे पुलिस वाले ने रोका, ट्रैफिक पुलिस ने, और उन्होंने मुझसे पूछा कि पेपर्स दिखाइए गाड़ी के। अब एक बात बताइए, क्या गाड़ी मेरी है? नहीं, पेपर्स मेरे नाम पर तो नहीं है, तो मेरे पास ही पेपर नहीं है, एक पॉइंट तो ये मान लीजिए। तो वहां पे क्या मैं उससे कह दूंगी कि मेरे दोस्त की गाड़ी है, मैं लेकर आई हूँ, चाहे आप उससे पूछ लो? ऐसे नहीं होता है ना। वो आपके कहने पूछने से नहीं मानेगा, उसको मैटर नहीं करता है कि आपसे क्या पूछ ले, आपको क्या बता दे। हाँ, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जिस टाइम पे मैंने अपने फ्रेंड से कार मांगी थी ना, उसी टाइम पे मैं उससे आरसी और जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स होते होंगे जो मुझे साथ रखने चाहिए, मैं तभी उससे डॉक्यूमेंट्स लेके गाड़ी में रख लेती। ऐसी सिचुएशन में अगर फिर मुझे ट्रैफिक ऑफिसर रोकते तो मैं उनको पेपर्स दिखा देती। यहाँ पे वो मुझसे ये नहीं पूछते कि ये तो आपके दोस्त के नाम पे, आप क्यों चला रहे हो? ऐसे नहीं होता, मेरे पास पेपर थे ना, दैट इज सफिशिएंट। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स ये होता है कि आपके पोजेशन में अगर कोई गुड्स है ना, तो उस टाइम पे आपके पास उसका एक टाइटल होना चाहिए कि वो ऐसा ना लगे कि आपने इलीगली पजेस कर रखा है। कोई भी ऐसी चीज, कोई एक छोटी सी रिसिट हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो ये दिखा दे कि जो चीज आपके पास है वो इलीगली नहीं है, आप उसको ओन करते हो, चाहे आपने बोरो किया XYZ, वो मैटर नहीं करता। बट हाँ, वो इलीगली आपके पास नहीं है, आपके पास कोई रिसिट है, पास है, कोई लाइसेंस है, उसके ओनरशिप के पेपर है, चाहे वो किसी के भी नाम पे है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स ये होता है कि एक छोटा सा टाइटल क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई, हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि किसी और का में चुरा के ले आए। चोरी की चीजों का कैसे पता? पुरानी कोई भी चीज सेल करने जाओगे, मान लीजिए मोबाइल फोन सेल करने जा रहे हैं, वो आपसे बिल क्यों मांगेगा? कंप्यूटर सेल करते हुए बिल क्यों मांगेगा? वही तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड्स है, वो जो आपसे बिल मांग रहा है। वो जो मोबाइल फोन का बिल मांग रहा है, वो जो कंप्यूटर का बिल मांग रहा है, जब आप उसको सेल करने जा रहे हो, वो क्यों मांग रहा है? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है, वो उसको ये बताएगा कि आपने चुराया नहीं है, ये आपका है, आपके पास बिल है, लो, ले लो, खरीद लो। तो पहले तो ये क्लियर हो गया, आपको पता लग गया कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स होता क्या है। पेपर में वो आपको ये सब डिफाइन करने नहीं बोलेगा। अब क्या बोलेगा इसमें से? इसमें से वो आपको ये बोलेगा, मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन आ जाएंगे, पहले वो पूछेगा डॉक्यू इनमें से कौन सी चीज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स नहीं है। मान लीजिए उसने एक ऑप्शन ये रख दिया, एक ये रख दिया और एक ये रख दिया, और फोर्थ चीज पे कोई और चीज रख दी। तो आपको अगर ये पॉइंट्स याद होंगे कि क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स होती है, तो आपके लिए वहां पे पॉजिटिविटी क्या होगी? आपको पता होगा, हाँ ये भी पढ़ा है मैंने, ये भी होता है, ये भी पता है मुझे, ये भी पता है, ये फोर्थ चीज तो मैंने डायरेक्ट में देखी नहीं, तो वो तो नहीं होती है। तो मुझे आपको सही ऑप्शन का आइडिया लग जाएगा, ये आपके लिए इसलिए है। क्या क्या है? अ बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, रेलवे रेसिट, वॉल फिंगर सर्टिफिकेट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, वारंट और ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ
गुड्स। तो ये चीजें आपको ऐसे पता होनी चाहिए, रटोगे मत इसको भी। कब तक रटोगे, कितने दिन याद रखोगे? एक दो बार पढ़ो, देखो अच्छा ये चीज होती है, इसको मानते हैं, ठीक है, दूसरी तीसरी बार में वहां पे आपको अगर रट्टे से लाइन से भी नहीं याद होगा तो वर्ड देखते ही हिट कर जाएगा, नहीं नहीं ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो डायरेक्ट में होता है। क्लियर है हम लोग यहाँ तक? थोड़ी सी और है ये डेफिनेशन, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ये जो हमने पीछे पढ़े उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी कुछ होता है, क्या कह रहा है आपका डायरेक्ट इसके आगे, एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट। अब एनी अदर डॉक्यूमेंट अपने आप में एक वाइड कैटेगरी हो गया, ऐसा नहीं है दो चीजों के बारे में बात हो रही। पहले मैं साइड होती हूँ, आप इस चीज को देखिए। एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट, अदर कोई भी हो सकता है, ये जो आपने, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा ये एनी अदर कितना मैटर करता है, इस पे कितनी चीजें जाती हैं। कोर्ट में क्या होता है, कोई भी चीज ले आते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट वहां मेंशन नहीं है क्लियरली, लेकिन वो एनी अदर के अंडर आएगा, तो एनी अदर का अपने आप में एक बहुत रेलिवेंट होता है। लेकिन हम यहाँ पे समझ लेंगे कि क्या कहना चाहता है ये। उन डॉक्यूमेंट जो हमने प्रीवियसली देखे उनके अलावा भी कुछ और डॉक्यूमेंट्स ऐसे हो सकते हैं। अब कौन से हो सकते हैं, क्या कहता है डायरेक्ट, पढ़िए इसको एक बार। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ प्रूफ ऑफ द। अब कोई भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कोई स्पेसिफिक शर्तें नहीं है, नॉर्मली अगर हम बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, अभी केक की बात हो रही थी, अगर आप उससे रिसिट ले आए हैं, सिग्नेचर की हुई है उसने, उस पे अमाउंट पे लिखा है पेड, तो बस वो एनी अदर डॉक्यूमेंट में आ गया। वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो लोग यूज करते हैं, रिसिट दिया करते हैं, ठीक है। एज अ प्रूफ ऑफ पोजेशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स। अभी आप उससे केक वाले से रेसिट लेकर आए, उसने लिखा 2000 पेड, और उस पे वो करके उसने अपना सिग्नेचर कर दिया, उसकी शॉप का नाम लिखा है। कोई ये बहुत बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट, बहुत महंगे पेपर, लेमिनेटेड चीजें नहीं है, ये उन्होंने अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज करने का एक तरीका बना रखा है कि अगर हम किसी को डिलीवरी देंगे हम ऐसी रिसिट दे देंगे। इस पे एक दो बातें लिखी होंगी, ये जो बातें हैं ये क्या साबित कर रही हैं कि वो जो आपके पोजेशन में या कंट्रोल में गुड्स है ना, वो आपकी ही है, वो कोई इलीगली आपके पास नहीं है। जैसे मैंने इस सेक्शन का टाइटल बताया था, वो आपके पास किसी गुड्स के होने की लीगैलिटी को ही बताता है कि आप लेके नहीं भागे हैं किसी से, आपका है, खरीद के लाए हैं, रेंट पे लाए हैं, बोरो करके लाए हैं, जैसे भी लाए हैं, गलत तरीके से नहीं लाए हैं। तो ये एनी अदर डॉक्यूमेंट कोई भी होगा, कोई भी इंसान ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई चीज करता है, कोई भी अगर ऐसी चीज करता है, तो कोई ऐसा भी, ऐसी रिसिट भी प्रूफ हो सकती है कि पोजेशन और कंट्रोल है उसके पास उस गुड्स का जो है, ठीक है। एक पार्ट तो ये क्लियर हो गया। अब और वाले पार्ट पे आइए। और ऑथराइजिंग और परपोर्टिंग टू ऑथराइज ईदर बाय एंडोर्समेंट और बाय डिलीवरी द possessor of the documents to transfer or receive goods thereby represented। डरिए मत, इतना कुछ भारी नहीं है। सबसे पहला, रिसिट मिली आपको, वो ऑथराइज करती है ना, आपको कर रही है ना कि हाँ आपका ही है वो, ठीक है। या फिर परपर्ट करती है ऑथराइज का, मान लीजिए वो रिसिट भी नहीं है, वो पीछे से कार्बन वाला पेपर होता है ना, किसी ने वो निकाल के दे दिया कि भाई रिसिट भीग गई मुझसे, लो ये रख लो। अब जो केक लाए थे ना वो आपका सर्वेंट लाया था मान लीजिए, अब उसने खो दी रिसिट। अब सर्वेंट भागा भागा बेकरी पे गया कि सर मुझसे रिसिट खो गई, मैं वहां पे अपने ओनर को कैसे साबित करूंगा कि हाँ मैं पे कर आया हूँ, मैं केक सही से लाया हूँ। तो वो उसने जो नीचे कार्बन कार्बन पे लिखा था ना, या वो भी नहीं, उसने एक छोटे से कागज पे लिख दिया कि पेड ये, और अपनी उसका बेकरी का नाम डाल के सिग्नेचर कर दिया। तो वहां पे भी तो परपर्ट करता है ऑथराइज करने का। कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, कोई एंडोर्समेंट हो सकता है, या डिलीवरी ही हो गई है। अब मान लीजिए कपड़े खरीदे आपने, कपड़े खरीद के पहन लिए, अब कोई आपसे आके ये थोड़ी पूछेगा कि भाई ये तुमने मंगाया है, तुम्हारा ही है। मान लीजिए आप अपने घर के गेट पे खड़े हैं, आपने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया और वो डिलीवर होता है, और आप नीचे खड़े होके पार्सल ले रहे हैं, उसको ओटीपी बता रहे हैं, उससे आपके पास पार्सल आ गया। अब वहां पे अथॉरिटी के लिए वो आपसे आपकी उस पे थोड़ी जाएंगे, सेकेंडरी एविडेंस, हाँ बट ठीक है सेकेंडरी एविडेंस, बट फिर भी इतना मत लिंक करो, कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ बट ठीक है, ठीक है। एंडोर्समेंट और डिलीवरी, अब आपने उस चीज की डिलीवरी ले ली है, आपके पास है, आपके पोजेशन में, तो कुछ चीजों में हर बार घुस के टाइटल नहीं साबित करना होता है, तो ये परपोर्टिंग इसीलिए आता है कि आप वो पोजेसर हैं डॉक्यूमेंट के, आपने ट्रांसफर हो गई, आपको रिसीव हो गई हैं गुड्स, बस रिप्रेजेंट होना चाहिए
किसी तरीके से ये बात रिप्रेजेंट हो जानी चाहिए कि आपको वो चीज रिसीव हो गई है, आपके पास है, आपकी ही है। कोई छोटी सी पर्ची भी अगर ये बात साबित कर देती है, छोटी सी चिट, कोई रिसिट, किसी का करा हुआ एक साइन, अगर ये साबित कर देता है ना कि आपके पास किसी पर्टिकुलर चीज का पोजेशन है, तो वो सही है, आपकी ही है। स्कूल में क्या होता था कि स्कूल जाते थे तो वॉशरूम नहीं जाने देते थे या पानी पीने नहीं जाने देते थे, पास होता था, जिस पास को दिन में 2 बार यूज किया जा सकता था बस। अब वो आपके पास एक पास होता था जो कि दिन में सिर्फ 2 बार यूज होगा। अब उस पास पे क्या कुछ थोड़ी होता था, आपकी क्लास टीचर का सिग्नेचर होता था सिर्फ, एक छोटी सी चीज। अब मान लीजिए उसने आपको कहा स्टाफ रूम में जाओ और मेरा रजिस्टर लेकर आओ। अब एक छोटे से पास पे उसने अपना एक सिग्नेचर कर दिया और आप इसी रिसिट को लेके स्टाफ रूम में चले गए और उसके लॉकर में घुस रहे हो। देख रहे हो आप टीचर के लॉकर में घुस रहे हो। और हद ये हो गई कि की भी स्टाफ रूम में ही थी, तो आप ये की दिखा के भी नहीं साबित कर सकते कि मैम ने ही दी है। आपको अपने स्टाफ रूम से की उठाई और आप उनके लॉकर में घुस गए। अब पीछे से आ जाते हैं गार्ड या कोई और टीचर, उसने कहा कि आप मैम के लॉकर में कैसे घुस सकते हैं। तो आप क्या करोगे, उस चीज को यहाँ पे उसको ये रिसिप्ट दिखा दोगे, नहीं नहीं मुझे मैम ने ही भेजा है। ये कोई बहुत बड़ा मेजर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना। तो ये जो आपका टाइटल है डेफिनेशन का, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, वो यही कहता है कि आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो कि आपको टाइटल दे दे कि जो आपके पास गुड्स हैं आप एंटाइटल्ड हो उनको रखने के लिए। ऐसा नहीं है फ्रॉड से है, आपके पास चाहे छोटी सी पर्ची पे साइन हो रहा हो, छोटी सी रिसिट हो किसी दुकान की, कुछ भी, यही कहता है बस ये सेक्शन कि कोई भी ऐसी चीज हो। क्लियर है हम लोग यहाँ तक? डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना हम फॉल्ट पे आ जाएं। बताइए, यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक बार देखिए जितना हुआ है, कहीं भी अगर आपको आकांक्षा, जतिन, बनर्जी, आप देखिए एक बारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, डॉली, स्नेहा, वरुण, ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। फॉल्ट, क्या बात हो रही है इस एक्ट में पूरे में? किस बारे में बात कर रहे हैं हम? आपने कोई चीज खरीदी, किसी ने कोई चीज बेची, कितने मार्क्स का आ सकता है आरजेएस में, ये हम वैसे मार्क्स बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट स्टिल मैं ये बताऊंगी छोटे एक्ट हैं, 4-5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आते हैं। ऐसा स्पेसिफाई वो लोग नहीं करते हैं राजस्थान वाले कि ये चीज इतने मार्क्स की आएगी, वो उतने की आएगी, लेकिन 3-4 क्वेश्चन हमेशा देखने मिल जाते हैं। पैटर्न तो चेंज होता रहता है, आपने अभी देखा होगा राजस्थान के पेपर में कितनी सारी चीजें एड ऑन कर दी हैं। क्लास के लास्ट में उसके बारे में बात करेंगे राजस्थान के, फिलहाल हम यहीं पे आते हैं। ठीक है, फॉल्ट मीन्स रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट। अब ये छोटी सी डेफिनेशन है वैसे तो देखने में, एक चीज समझना है यहाँ पे, क्या पढ़ देते हैं हम, एक बेकरी थी, ठीक है, उससे कस्टमाइज्ड केक था। ये चीज पता है, ये 3 लाइन की डेफिनेशन समझनी क्यों जरूरी है? मेंस में किस तरह के क्वेश्चन होंगे, आपको एक स्टोरी दे दी होगी, आपको स्टोरी दी होगी कि बी पर्सन जाते हैं, ये खरीदते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बताइए उनकी क्रिमिनल लाइबिलिटी। वहां पे आपको फॉल्ट की डेफिनेशन डिफाइन करने को नहीं बोलेगा, बताइए फॉल्ट की डेफिनेशन लिखिए क्या कहती है, ये नहीं करेगा। आपको जो डेफिनेशन दी होगी, आपको जो एक सिचुएशन दी होगी ना, वहां मेंस में आपको ये बता के आना पड़ेगा कैसे फ्रॉड हुआ है, आपको क्यों लगता है फ्रॉड हुआ है, बताओ कैसे हुआ है। तो वहां पे आपकी क्या जिम्मेदारी होगी कि आप फॉल्ट डिफाइन करो कि भाई फॉल्ट का मतलब होता है या तो रॉन्गफुल एक्ट हो या डिफॉल्ट हो। तो यहाँ पे रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है, जो आपने सिचुएशन दी है हमें, वहां पे रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है, देखो, तो ये तो फॉल्ट हुआ। अब रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है, अब यही सब समझने के लिए ये सिचुएशन समझना। प्री के नजरिए से फॉल्ट की डेफिनेशन आ जाती है, पूछ लेता है फॉल्ट कहाँ डिफाइन है, प्री में इससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्या पूछेगा आपसे, फॉल्ट कहाँ डिफाइन है, या फिर बहुत ज्यादा गया तो फॉल्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या सिर्फ रॉन्गफुल एक्ट होता है या डिफॉल्ट होता है और बोथ होता है और नीदर नो नन होता है, तो आपको इस तरह के ऑप्शन दे देगा। फॉल्ट इंक्लूड्स रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट, और रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट बोथ और नन ऑफ देम। तो आपको ये पता होना चाहिए दोनों इंक्लूड होते हैं। तो प्री मेंस हो गया, आप थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाकर देखिए क्योंकि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रॉन्गफुल एक्ट क्या होगा बताइए? रॉन्गफुल एक्ट होगा, अभी हम बेकरी पे थे, हम यहाँ पे थे, एक कस्टमाइज केक बन रहा था, ठीक है। आप इस डेफिनेशन में देख पा रहे हैं कि ना तो ये लिखा है कि रॉन्गफुल एक्ट सेलर का
या फिर रॉन्गफुल एक्ट बायर का, ऐसा नहीं लिखा है ना, तो दोनों की साइड से ये जो रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट हो रहा है ना, ये आपके बायर भी कर सकते हैं और आपका सेलर भी कर सकता है। पहली बात तो आपकी डेफिनेशन कहती ही नहीं है कि रॉन्गफुल एक्ट जो बायर कर रहा है या रॉन्गफुल एक्ट जो सेलर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में से कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप मेरी एक बात समझिए बहुत ध्यान से, रॉन्गफुल एक्ट क्या होगा, बेकरी से कस्टमाइज्ड केक लिया, कितने पैसे तय हुए थे, 2K, कितनी कंडीशन फुलफिल करानी थी, 4। मान लीजिए कि उन्होंने, दो सिचुएशन समझाऊंगी इसमें, मान लीजिए कि उन्होंने चारों कंडीशन पूरी कर दी, ठीक है। आप शॉप पर जाते हैं और जहां पे उन्होंने एक रिसिप्ट पे आपको अमाउंट लिख के दिया था ना 2K, आपने कुछ चालाकी से किसी भी तरह ऐसा कुछ किया कि इसको ना 1K कर दिया, कुछ ऐसा, कुछ फ्लूड लगा दिया, कट कर दिया, डुप्लीकेट रिसिप्ट बनवा ली चुपचाप। तो अब आप यहाँ पे गए, आपने इनसे कहा कि डिलीवरी दे दो। अब उसको इतनी कस्टमाइजेशन अगर कोई बता के गया है, कलर भी करो, डिजाइन भी करो, फोटो भी करो, तो उसको तो याद होगा अच्छे से कि मैंने इसके लिए इतने पैसे बताए थे। अब आप जाके वहां रिसिप्ट दिखा रहे हो, नहीं नहीं आपने तो 1K ही बोला था, देखो आपने लिखा भी है। अब ये बंदा बेचारा कंफ्यूज बेकरी वाला कि मैंने ऐसा कब कर दिया, उसे अच्छे से याद था, लेकिन वो यहाँ पे क्या कर सकता है, उसने अपना रिकॉर्ड देखा तो वहां पे वो चीज मिसिंग थी। अब आपने इस चीज को कैसे मिस कराया वहां पे, वो भी उस इंसान के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप डिफॉल्ट कर रहे हो पार्टी को, क्या कर रहे हो, डिफॉल्ट, आप धोखा दे रहे हो। आपका कुछ ऐसा एक्ट था जो कि किसी को धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, यहाँ पे आपने चीट कर दिया। लेकिन इसी सिचुएशन में मान लीजिए कि आपने इतनी मेहनत ही नहीं करी कि आप उसकी बेकरी पे जाएंगे और आप उसकी बेकरी पे जाने के बाद उससे वो चीज खत्म कराएंगे और उसको धोखा देंगे, आपने इतनी मेहनत नहीं करी। आप जब केक लेने गए ना डिलीवरी, अब 2 बॉक्सर्स साथ ले गए, सिंपली बात खत्म। आप वहां गए और बेकरी वाले की बॉक्सर से पिटाई करा दी सीधा। बेकरी जाते हैं और बेकरी पे आपके 2 बॉक्सर्स हैं, दोनों इसकी पिटाई करते हैं और आप केक फ्री में ले आते हैं। मेहनत ही नहीं है, डिफॉल्ट का चक्कर ही नहीं है, मेहनत ही नहीं करनी धोखा देने के लिए, गए पिटाई की और आ गए। ये क्या हुआ, ये आपका एक्ट कैसा है, रॉन्गफुल एक्ट है। दोनों केसेस में डिलीवरी तो आपने ले ही ली ना, उससे पीट के लिए, धोखा ले दे के लिए, कुछ भी है। तो यहाँ पे आप फॉल्ट में है, तो हमारी स्टोरी के हिसाब से फॉल्ट में कौन है, जो हमारे बायर हैं। यहाँ पे बायर का फॉल्ट हो गया ना दोनों सिचुएशन में, रॉन्गफुल एक्ट भी मैंने आपको समझाया, डिफॉल्ट भी समझाया, ठीक है। क्या सेलर नहीं कर सकता, सेलर भी कर सकता है। आप उसको 4 चीजें समझा के गए थे कि मेरे केक में ये चीजें रखना और मुझसे 2K में ले लेना। अब जो रिसिप्ट बुक थी वो तो आपसे आपकी जो उसने रिसिप्ट दी थी वो तो आपने खो दी। अब उसने सोचा कि अब मैं उठाता हूँ इस बात का फायदा कि इसकी रिसिप्ट खो गई है, उसकी जो अकाउंट बुक है वो लेके आया पहले से ही चेंज करके, उसमें 4K लिख के। उसको पता था कि इससे तो खो गई है, ये तो मुझे अपनी दिखा नहीं सकता, मैं क्यों मानू, मैंने 2K पे तय किया था, अब तो मैं 4 दूंगा। उसने कहा तुम पे सबूत है तो दिखाओ, देखो मेरे पास तो है, मेरी अकाउंट बुक में लिखा है साफ साफ 4K, मैं तो सच कह रहा हूँ। अपना कस्टमाइज्ड केक ले जाओ लेकिन मुझे 4K दे के जाओ। अब भाई लास्ट मोमेंट पे केक चाहिए था, अब इतनी जल्दी कहीं और बनेगा भी नहीं है, इंसान 4K पे करता है मजबूर में, थोड़ा बहुत लड़ता है भिड़ता है लेकिन ले जाता है। यहाँ पे कौन फॉल्ट में है, सेलर। आपके एग्जाम में कभी डायरेक्टली नहीं आता है ये लिख दो, बायर लिख दो, सेलर लिख दो, सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड एग्जाम आते हैं मेंस में। बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड बढ़ चुका है एग्जाम का, बहुत टफ हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक डेफिनेशन की आपके दिमाग में एक स्टोरी बिल्ड हो रखी हो, इस तरह समझोगे ना, सब कुछ रटा नहीं जा सकता और किसी से भी नहीं जा सकता। ह्यूमनली जो चीज करना पॉसिबल है वहां तक ही करिए, लेकिन क्या करिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ताकि जब आप लास्ट मोमेंट पे डायरेक्ट उठाए ना, तो उस टाइम पे आपको रटने वाली चीज करनी पड़े। एक चीज, अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो उस पर मैं नहीं जाऊंगी, एक चीज फैक्ट है इस एग्जाम में, जितनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जरूरी है ना, उतनी वो आपका रटना भी मांगता है। आई नो अच्छी चीज नहीं है और रटने को तो बिल्कुल भी मैं इनकरेज नहीं करूंगी, लेकिन ये मजबूरी है। अगर फॉल्ट जो है वो 2-5 में डिफाइन है, इसको आप अपना कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, इसको तो याद ही करोगे ना।
ये 2 वर्ड इसके अंदर आ रहे हैं, कोई और तीसरा वर्ड नहीं है, इसको तो थोड़ा बहुत दिमाग में रखना पड़ेगा ना। तो वही चीज है, अपने दिमाग में चीजों को कॉन्सेप्चुअली क्लियर रखो, स्टोरी वाइज क्लियर रखो, ताकि जब लास्ट मोमेंट पे पढ़ना पड़े कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो, आपको किसका नंबर देखना है, कौन से वर्ड्स देखना है, एक रीड से आपको वहां चीजें क्लियर हो जाए। बताइए हम यहाँ तक क्लियर हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर हम फ्यूचर गुड्स पे आते हैं। यहाँ तक तो आई गेस आपका सब क्लियर हो ही गया होगा। फिर भी अगर कुछ रहता है, क्योंकि थोड़े थोड़े ऐसे पॉइंट्स हैं जो लेंथी करके क्लियर कराने पड़ रहे हैं, ताकि आपको उसमें बाद में दिक्कत नहीं है। देखिए आप जितना अच्छे से समझेंगे ना, ये आपको बाद में ही उसका फायदा मिलेगा, कि आपको इतना ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ओके आगे आते हैं फ्यूचर गुड्स पे। केक का एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। अब जब आप उसको कस्टमाइज करने के लिए केक देकर गए थे, आपने क्या बताया, वहां पे क्या क्या एग्जिस्ट करता था, हम उस पे आएंगे। डेफिनेशन पे मत आइए, अभी मत पढ़ो इसको थोड़ी देर के लिए। ये सोचो क्या क्या एग्जिस्ट करता था। बेकरी एग्जिस्ट करती थी, आप तो करते ही थे जब आप गए थे। आपका केक एग्जिस्ट नहीं करता था, आपके पास एक लिस्ट थी, 1 2 3 4 4 चीजों की, मुझे ये 4 चीजें चाहिए, करानी है। आपकी 4 चीजों की एक लिस्ट थी आपके पास, ठीक है। और वहां पे वो बनाने वाला इंसान भी था, जो आपका केक बना कर देगा, ठीक है। अब आप गए और आपने उसको बताया ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, और ऐसे करके एक केक तैयार कर दो, व्हाटएवर, ठीक है। आपने उसको कहा ऐसे करके एक केक तैयार कर दो। क्या ये केक उस समय एग्जिस्ट करता था? बिल्कुल नहीं। आपने देखा था, आपने छुआ था, आपको पता था? नहीं भाई, कुछ भी नहीं था उसका। हाँ, एक परफॉर्मर सा रेडी था कि करना क्या है आखिर, ठीक है। ऐसी चीजें होती हैं फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स मतलब जो एग्जिस्ट उस समय नहीं करती हैं। पहले गुड्स पे आओ थोड़ा, फिर फ्यूचर गुड्स पे आना। ये बेरेक्ट की सेटिंग इन लोगों ने थोड़ी, मतलब बेरेक्ट वालों ने ही ऐसा लिखा है कि पहले गुड्स डिफाइन नहीं करी, पहले होनी गुड्स चाहिए थी। कोई नहीं, हम कर लेते हैं। गुड्स क्या हो सकती है? एक तो हो सकती है आपके पास एग्जिस्टिंग गुड्स, और एक हो सकती है फ्यूचर गुड्स। याद रखिएगा, दोनों पे सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसा नहीं है। कुछ जगहों पे होता है कि फ्यूचर गुड्स पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप ऐसी बहुत सी चीजें पढ़ेंगे कि फ्यूचर गुड्स को नहीं कंसिडर किया जाता है, लेकिन अभी सोगा है। और यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट में तो पढ़ा था, मना करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। सेल्स ऑफ गुड्स क्या बात करता है? फ्यूचर नहीं देखो थोड़ी देर के लिए, गुड्स देखो। गुड्स कितने तरह की हैं? एग्जिस्टिंग और फ्यूचर। एग्जिस्टिंग यानी जो एग्जिस्ट करती है। हमारे एग्जाम्पल में जब 2 लोग बेकरी पे आए थे, 2 बायर आए थे, पहले जो ए पर्सन आए थे उन्हें एक बना हुआ केक पसंद आया था, उन्होंने पैसे दिए थे और वो उसे डिलीवरी ले गए थे। वो चीज एग्जिस्ट करती थी, तो वो एग्जिस्टिंग गुड थी। आप स्टेशनरी पे गए थे पेन लेने, पेन आपको वो बनाकर नहीं दे रहा था, एग्जिस्ट करता था। आप गए, उसने पेन दी, आपने पेन देखा, ले लिया, उस टाइम पे एग्जिस्ट था। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस पर्सन के साथ, जब वो एग्जिस्ट करता था, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तब आपकी गुड्स एग्जिस्ट करती थी इन 2 केसेस में। लेकिन फिर तीसरा केस हमने पढ़ा, जब वो गए थे एक अपना कस्टमाइज्ड केक लेने। अब उस टाइम पे आपका जो कस्टमाइज्ड केक था वो एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन आपने क्या किया था कि 4 चीजें उसको बता दी थी कि आप मेरा केक इन इन तरीके से बना देना। केक था तो नहीं उस टाइम पे, लेकिन वो उस टाइम पे जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ना तो वो था, लेकिन टू बी वो हो जाता, होने वाला था, मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस या फिर अक्वायर। तीनों सिचुएशन समझेंगे। अब हमें अपने एग्जांपल से हटना पड़ेगा थोड़ा। फ्यूचर, अब गुड्स का समझ आ गया। गुड्स क्या होती हैं? एग्जिस्टिंग, जो जब आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट किया लेने का तो वो एग्जिस्ट करती हैं। और फ्यूचर होती है, यानी उस टाइम तो नहीं एग्जिस्ट करती हैं, बट हाँ अगर आपको चाहिए, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है ना, तो वो या तो मैन्युफैक्चर कर दी जाएंगी आपके लिए, या प्रोड्यूस कर दी जाएंगी, अक्वायर कर दी जाएंगी। अब थोड़ा सा इसके ऊपर आते हैं। फ्यूचर गुड्स में हमने पढ़ लिया कि डेफिनेशन पार्ट देखो। फ्यूचर गुड्स मीन गुड्स टू बी, यानी की जाएंगी, मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर। कौन करके देगा आपको? सेलर, ठीक है, जो आपको बेच रहा है वो चीज।
आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक बात समझिए, आप जाते हैं एक जगह पर, मान लीजिए आपके घर में पार्टी है, आप जाते हैं और वहां पे उससे बोलते हैं कि आपको 50 लोगों के लिए खाना बनाना है हमारे लिए। तो अब जब आप वहां पे 50 लोगों का खाना बनाने के लिए बोलने के लिए गए, तो क्या उसने 50 लोगों का खाना पहले से ही बनाकर रख रखा था? नहीं ना, पॉसिबिलिटी ही नहीं है और होता भी नहीं है ऐसा। तो जब आप वहां पे 50 लोगों का खाना बोलने के लिए गए, तो वो फ्यूचर गुड्स है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट के बाद ऐसा नहीं है आपका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो वो कर लेगा, आपने उसको एडवांस पे किया, साइन किया, उसको एक टाइम डेट दी कि कब करना है, एडवांस भी पे किया, तो आपका जो एडवांस पेमेंट है और जो आपकी डेट फिक्स करनी है वो आपका मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये जो आप उसको एडवांस पैसे दे रहे हैं ना, एक डेट डिसाइड कर रहे हैं, ये आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साथ। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया यहाँ पे। अब जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो कौन बनाएगा वो आपके लिए? जो उसको बेच रहा है, किसी थर्ड पर्सन से थोड़ी हम लोग जाकर बोलेंगे। अब जो हमें वो चीज बेच रहा है, जब हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, अब अगर वो चीज मैन्युफैक्चर करने वाली है तो वो हमें मैन्युफैक्चर करके देगा, प्रोड्यूस करने वाली है प्रोड्यूस करके देगा, कहीं से एक्वायर करके देने वाली है एक्वायर करके देगा, उसकी जिम्मेदारी है, हमारी थोड़ी है। तो फ्यूचर गुड्स क्या है? ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं उस टाइम पे, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे बायर के साथ, तो बायर आपके लिए उनको मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस या एक्वायर करके देगा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद। ठीक है, एक चीज याद रखना, बायर और फ्यूचर गुड्स का सेक्शन नंबर बहुत पूछा जाता है। फ्यूचर गुड्स का सेक्शन नंबर बहुत रिपीट हुआ है प्री में, और बायर का बहुत हुआ है, और गुड्स का बहुत होता है डिलीवरेबल स्टेट का। ये चार चीजें तो आपने याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, आगे है गुड्स। देखो अब यहाँ कर रखिए, पहले गुड्स समझाते, पर कोई नहीं, आप तो क्लियर हो गए हैं। इतनी चीजों में आने से पहले आपको एक चीज छोटी सी ध्यान रखनी है कि गुड्स, यहाँ पे बाद में आना, ये क्या कहती है डेफिनेशन डायरेक्ट की, क्या कहती है, कुछ चीजें अपने लिए समझो। सबसे पहले तो मैंने आपको गुड्स में बताया है डायरेक्ट से अलग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहली चीज क्या बताई है? गुड्स अगर सोगा में बात हो रही है, इसीलिए कहा था कि जो डेफिनेशन इस एक्ट में है वो इसी की है, जो किसी और एक्ट में गुड्स की डेफिनेशन होगी वो किसी और की होगी। ठीक है, यहाँ पे गुड्स क्या कह रही है आपको? गुड्स मतलब सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में अगर गुड्स हैं तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए हमारे पास अलग से एक्ट है। कौन सा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्लियर? पहली चीज। दूसरी चीज, गुड्स मैंने पीछे ही समझाया, दो तरह की हो सकती हैं, फ्यूचर गुड्स भी हो सकती हैं और एग्जिस्टिंग गुड्स भी हो सकती हैं। कहीं भी कोई बार नहीं है आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कि फ्यूचर गुड्स पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, जबकि अगर आप देखेंगे तो आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत जगह बार करता है आपको कि आप फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। बहुत जगह, हर जगह नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट उसमें ऐसे प्रोविजंस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो वहां पे ऐसा हो जाता है बहुत सारा कि फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, बट सोगा के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। आपको प्री में कई बार ये डेफिनेशन पे वो जाएगा ही नहीं, वो सोचेगा मुझे जाना ही नहीं है यहाँ पे, वो आपसे पता है क्या पूछेगा? गुड्स दे देगा। गुड्स आर काइंड ऑफ, अब ये डायरेक्ट में कहीं नहीं लिखा है, आप सोचोगे सोगा का क्वेश्चन कैसा है, मैंने तो पढ़ा था, मुझे तो नहीं मिला। तो दो चार चीजें ये हैं, गुड्स फ्यूचर भी हो सकती हैं और एग्जिस्टिंग भी हो सकती हैं। तो अगर आपका एग्जाम में आएगा और वो आपसे पूछेगा कि क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सिर्फ एग्जिस्टिंग गुड्स की बात करता है, ये बहुत कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की आपको जरूरत है कि कॉन्ट्रैक्ट करता होगा एग्जिस्टिंग चीजों की बात। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है आपका, वो सिर्फ एग्जिस्टिंग की बात नहीं करता है। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट ही ऐसा है कि जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप सोचोगे जब कॉन्ट्रैक्ट से ही निकला है सोगा, जब वो नहीं मान रहा है फ्यूचर गुड्स को, तो हम क्यों माने, या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्यों माने? बट हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ साथ फ्यूचर गुड्स और एग्जिस्टिंग गुड्स दोनों की बात करते हैं। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपनी डेफिनेशन पे चलते हैं। सब लोग डायरेक्ट देखेंगे, जिन पे नहीं है वो स्क्रीन देखेंगे। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। पहला पॉइंट, जो लोग डायरेक्ट लेके बैठे हैं वो हाईलाइट करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी को। अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। अब उसने कह दिया कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है,
अगर कोई प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है और ये मूवेबल है ना, तो ये आपके लिए गुड्स होगी। मैं जाऊंगा ही नहीं लिस्ट पे, बैरेक्ट ने कहा मुझे जाना ही नहीं है, अगर ये मूवेबल है तो ये आपकी गुड्स है। उसने लिस्ट बनाने का चक्कर ही नहीं रखा, ठीक है, उसने आपको कोई लिस्ट नहीं दी, उसने कहा मूवेबल है ना तो गुड्स है, ठीक। लेकिन दो चीजों को उसने बार कर दिया, उसने कहा कि ना तो एक्शनेबल क्लेम, भले ही मूवेबल होता है, ना तो एक्शनेबल क्लेम ना ही मनी, ये गुड्स नहीं है। अब आप क्या करोगे, बैठोगे एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन रटने, टैक्स लॉज नहीं पढ़ रहे हैं, एनआई नहीं पढ़ रहे हैं हम, यहाँ ये आपके काम नहीं आना है। वैसे जनरली क्या होता है एक्शनेबल क्लेम कि वो आपकी किसी की लाइबिलिटी और किसी की ड्यूटी बताता है, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, लेकिन यहाँ आप उसके अंदर नहीं जाना, अपने नोट्स में भी उसको डिफाइन नहीं करने बैठ जाना, वो नहीं पूछेगा सोगा में आपसे, सोगा में सोगा के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम क्या है कि गुड्स नहीं है आपके लिए, है क्या चीज उस पे आपको मैटर ही नहीं करता कि वो कुछ भी हो, ठीक है। आपके लिए आपको ये पता है कि सोगा के अंदर एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है और मनी भी गुड्स नहीं है, ठीक है, ना तो एक्शनेबल क्लेम होगा ना मनी होगा। एमसीक्यू कैसा आएगा, पहला तो नंबर से ही आ जाएगा, पहला तो वो पूछ लेगा कहाँ पे डिफाइन है गुड्स। अब जब एक्ट ही सेल्स ऑफ गुड्स है तो गुड्स को कैसे छोड़ देगा वो पूछने से, गुड्स तो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन होना चाहिए। गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये मैं आपको शुरू से क्लियर करा रही हूँ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सिर्फ मूवेबल पे डील करता है, इमूवेबल के लिए हमारे पास टीपीए है, ठीक है। अदर देन, अब जो जो चीज मूव हो पा रही है गुड्स है, क्लियर। क्या नहीं है जो मूव हो रहा है, क्या मनी मूव नहीं हो सकता, क्या मेरे हाथ से आपके हाथ में मनी नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, बट मनी जो है ना आपका, वो आपका गुड्स नहीं है, ठीक। एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है। अब क्वेश्चन प्री के लिए सुन लो, पहले प्री में क्या होता है, पहले तो सेक्शन नंबर पूछ लेता है, तो वो डेफिनेशन लिख के आ जाएगी, मान लो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, तीन चार ऑप्शन दे रखे होंगे, अदर देन एक्शनेबल क्लेम होगा सिर्फ, अदर देन मनी होगा, या फिर अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी होगा, और चौथा ऑप्शन कुछ भी कर रखा होगा। तो आपको कहाँ जाना है, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, यहां क्लियर। आगे सुनिए अब आप, लेकिन अब आपको उसने क्या बताया पहले पार्ट में गुड्स के कि किसको इंक्लूड नहीं कर रहा है, किसको इंक्लूड नहीं कर रहा है तक हम लोग क्लियर हो गए, किसको नहीं कर रहा है, एक्शनेबल क्लेम को नहीं कर रहा है और मनी को नहीं कर रहा है, ठीक है। अब कुछ चीजें जो मूवेबल नहीं भी हैं आपके हिसाब से लेकिन गुड्स हैं, पहले उसने क्या कहा, गुड्स क्या है, जो जो चीज मूव कर सकती है वो गुड्स है, लेकिन एक्शनेबल क्लेम और मनी चाहे मूव कर ले गुड्स नहीं है। यहां तक तो कंफ्यूज नहीं हो, 2 मिनट सांस लो इतना सोच के, जो चीज मूव कर रही है गुड्स है, जो चीज मूव कर भी रही है जैसे एक्शनेबल क्लेम और मनी मूव कर भी रही है तब भी गुड्स नहीं है। इन दो पॉइंट तक कहीं कंफ्यूज हो तो मुझे बताओ, क्योंकि आगे तभी बढ़ेंगे, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो चीज मूव कर रही है गुड्स है, एक्शनेबल क्लेम और मनी जो है आपका वो मूव कर भी रहा है तब भी गुड्स नहीं है। चलिए अब पीछे का मत भूल जाना, यहाँ पे आओ, लेकिन उसने एक छोटी सी बात बता दी कि कुछ और भी इंक्लूड होगा, इस पे मत, इस पे जाने से पहले आपकी थोड़ी सी क्लियरिटी करते हैं एक स्टोरी से। आपके सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन जो है आपकी छत पे लगा हुआ है, आपने उसको लगाया है, ऐसा तो नहीं है कि आज आप उसको लिविंग रूम में लगा देते हैं छत पे और फिर निकाल के उसको बाथरूम में लगा देते हैं फिर किसी और रूम में, नहीं ना, फिक्स है। एसी क्या है आपके घर में, लग गया है एक दीवार पे, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, मैंने अभी आपको समझाया था कि एक्शनेबल क्लेम आपको डिफाइन करने नहीं आएगा, सोगा में अगर आप इतना कंफ्यूज होके पढ़ेंगे तो आपको बहुत इशू हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, एक्शनेबल क्लेम वो होता है जो किसी इंसान एक की ड्यूटी और दूसरे की लाइबिलिटी बताता है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, जैसे चेक मान लीजिए, चेक एक्शनेबल क्लेम होता है। बट ये सब चीजें आप सोगा में अपने ना तो नोट्स में डिफाइन करेंगे और ना ही सोगा पढ़ते हुए अपने माइंड में डिफाइन करेंगे, सिर्फ अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो अपना 100% दो, उसी की ही स्टोरी अपने दिमाग में रखो, ठीक है। इधर उधर ये आपका एनआई का पॉइंट है कि एंडोर्समेंट क्या होगा, एक्शनेबल क्लेम क्या होगा,
वो वहां सोच लेना। एक चीज को इतना फोकस कर लो कि आप जब एग्जाम से 1 घंटा पहले भी बैठे हो ना और आप सिर्फ अपने डायरेक्ट पे नजर डाल रहे हो, तो आपके मन में 10-12 तरीके के सवाल ना खड़े हों। आपको पता होना चाहिए किस चीज को कहाँ देखना है। ये चीज अभी हमें छोटी छोटी लगती है, जब प्रेशर आता है ना कि 2 दिन में एग्जाम है, 2 घंटे में एग्जाम है, तब अगर हम इस तरह करते हैं ना कि सोगा पढ़ रहे हैं तो एनआई में पहुंच रहे हैं, एनआई पढ़ रहे हैं तो सोगा में पहुंच रहे हैं, वहां पे फिर हमें एग्जाम में लगता है कि पढ़ा तो सब था, भूल गए, मुझे तो ये नहीं आता। फिर वो जब सोगा के एमसीक्यू कर रहे होगे ना तो दिमाग में एनआई का कॉन्सेप्ट घूम रहा होगा। तो आई स्पेशली सजेस्ट एवरीबडी कि जो कर रहे हो अपने मन से 100% दो। इतना स्पेसिफिक डायरेक्ट के साथ रहो। कोई ऐसी चीज है डायरेक्ट में नहीं लिखी होगी, होता है ऐसा, बहुत होगा, नहीं लिखी होगी तो आपने छोटी सी पेन से ऊपर लिख लेनी है, लेकिन सिर्फ सोगा का। अब अगर आप सोगा के डायरेक्ट के ऊपर लाइन में एक्शनेबल क्लेम डिफाइन करोगे तो आपके लिए बहुत हार्मफुल चीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम अपने पॉइंट पर वापस आते हैं। कहाँ थी मैं? हाँ जी, एसी पर थे हम लोग। अब एसी है आपके घर की वॉल पे लग रहा है, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है ना कि आज आपने लिविंग रूम में लगा दिया, कल उतार के उसको बेडरूम में लगा दिया, है ना? ऐसा नहीं होता जनरली। पेड़ पे फल लग रहे हैं, पेड़ से तो जुड़े हैं बट मैं तोड़कर उसको ले आऊंगी। पेड़ उग रहा है या फिर झाड़ियां घास उग रही है, वैसे तो वो मूव नहीं करेगी ना, आप घास को चलते हुए थोड़ी देखोगे, या आप उसे पकड़ के चला थोड़ी सकते हो, लेकिन हाँ, उसको उखाड़ा तो जा सकता है, फिर उसको लेकर तो जाया जा सकता है अपने साथ। लेकिन दीवार, एसी, फिर भी अगर आप सेटिंग चेंज कर रहे हो, एक घर से दूसरे घर में जा रहे हो, तो एसी ले जाना पॉसिबल है, ले जाओगे ना अपने साथ? क्या आप उस घर की दीवार अपने दूसरे घर के लिए ले जाओगे? नहीं हो सकता ना ऐसा। इस एक थिंकिंग पे लिंक रहना, क्योंकि सब कुछ किताब के भरोसे, डायरेक्ट के भरोसे रहोगे तो नहीं होगा। दिमाग से सोचो, क्या चीज ऐसी है कि जिसको अगर कभी जरूरत आ पड़ी तो आप मूव करा पाओगे, या क्या ऐसी चीज है कि चाहे कितनी भी जरूरत आ पाए आप उसे मूव ही नहीं करा सकते। ए पर्सन है, मान लीजिए कोई, वो पहले एक घर में रहते थे जिसपे 4 दीवारें छत थी अच्छी खासी। अनफॉर्चुनेटली उनको कहीं ऐसे शिफ्ट होना पड़ा जहाँ पे उनके पास दीवारें तो थी, छत नहीं थी। अब उनको वहां पे एक थोड़ी छोटी सी छत डालनी पड़ी, किसी ऐसे, होता है ना टीन होता है शायद, उसकी डालनी पड़ी। अब क्या उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरे पुराने घर में तो छत थी, मैं उसी को उठा लाता हूँ, वहीं लगा लूंगा उसको? पॉसिबल? बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, एक बी पर्सन थे जिनके पुराने घर में एसी था और नए घर में एसी नहीं था। तो उन्होंने सोचा, जब मैंने पुराने में लगवाया है और मैंने उसको फर्निश्ड करके नहीं बेचा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा है मैंने अपना एसी देने का, तो मैं तो अपना एसी निकाल लाता हूँ, दिक्कत क्या है इसमें? तो चीजें दो चीजों में बढ़ जाती हैं। यहाँ पे मूवेबल कोई नहीं है, इस स्लाइड पे आप मूवेबल कुछ नहीं पढ़ेंगे, भले ही गुड्स मूवेबल इंक्लूड होती हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो हैं तो इमूवेबल, आपको देखने में मूवेबल लग रही हैं, बट अगर जरूरत आ पड़े तो उनको मूव कराया जा सकता है। ठीक है, ये छोटी सी चीज दिमाग में क्लियर होगी, तब हम थ्योरी पे आते हैं। चलो, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं गुड्स पे। तो गुड्स और उन चीजों के पीछे जो पड़ा, उसके अलावा इंक्लूड किसको इंक्लूड नहीं करेगा देख लिया, और किसको इंक्लूड कर देगा? स्टॉक एंड शेयर्स को। डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, टैक्स लॉज नहीं है। स्टॉक एंड शेयर गुड्स का पार्ट है। क्या याद रखना है? एमसीक्यू के लिए याद रखना है, स्टॉक एंड शेयर किसका पार्ट है? गुड्स का पार्ट है। ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स है गुड्स का पार्ट, मानी जाएगी, आप ये नहीं कहोगे मूव नहीं कर रहा है वो। ग्रास जो है वो भी गुड्स का पार्ट है, यानी ये सब गुड्स में इंक्लूड होगा। ठीक है, गुड्स में क्या इंक्लूड नहीं होगा? मनी और एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन क्या इंक्लूड होगा? स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, गुड्स हैं ये चीजें। ये आपको कहाँ काम आएगी? आपको एमसीक्यू में काम आएगी। आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, कौन सी चीज गुड्स है कौन सी नहीं है बताओ। तो उसके लिए आपको क्लियरिटी चाहिए ना कि हाँ हाँ भाई ये चीज तो गुड्स है। ठीक है, और क्या इंक्लूड होगा? कि जो चीजें अटैच तो हैं किसी भी लैंड से, अटैच तो वो हो रखी हैं, जुड़ी हुई हैं जमीन से, लेकिन उनको अलग किया जा सकता है। ये आपकी ग्रास है या क्रॉप्स है, कुछ भी समझ लीजिए आप इसको, ये जुड़ी तो है आपके लैंड से, सरफेस एरिया से, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको कट करके निकाल के इसको अपने लैंड से सीवर्ड कर सकते हैं। कब? या तो सेल से पहले
या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में सेल के। अब मान लीजिए आपका काम है टमाटर उगाना या घास उगाना, कुछ भी, टमाटर ही मान लो, घास अजीब लगेगा। टमाटर उगा रहे हैं, बी पर्सन आए कि ये खरीदने हैं, तो अगर आपने या तो पहले थोड़ा सा लोगों को दिखाने के लिए, सेल करने से पहले ही तोड़ के थोड़े रख रखे हैं बास्केट में कि देखो भाई ये बेचते हैं हम, या फिर जब कॉन्ट्रैक्ट आपका उनसे हो गया कि उनको 5 kg चाहिए, तो आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आप अपनी क्रॉप्स पे गए और आपने उनके लिए 5 kg तोड़ दिए, अलग कर दिया उससे। मूव तो नहीं कर पा रहे थे ना टमाटर, कभी इधर रखें कभी इधर, जब तक वो जमीन से जुड़े थे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं था कि वो जुड़े ही रहेंगे, उनको लैंड से सीवर्ड करना पॉसिबल है, वो अग्री करते हैं कि सीवर्ड हो जाएंगे। तो ये चीजें भी गुड्स हैं, भले ही इनिशियली ऑन द फेस ऑफ इट हमें देखने में लगे कि ये तो इमूवेबल है, ये कैसे गुड्स है, हम तो इसमें सिर्फ मूवेबल पढ़ते हैं, ये तो गुड्स हो ही नहीं सकता। भले ही ऐसा हो, लेकिन फिर भी इसीलिए उन लोगों ने आपको एक अलग से पार्ट देके बता रखा है कि भले ही वो चीज अटैच्ड है, हमने मान लिया लैंड से अटैच्ड है, बट उसे अलग करा तो जा सकता है, वो हो तो जाएगी, तो वो भी गुड्स है। गुड्स की डेफिनेशन सभी लोगों को बाय हार्ट याद होनी चाहिए, प्री मेंस सबके लिए, और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ये बहुत जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि अगर आप ये भी सोचेंगे चलो एग्जाम में नहीं भी आया, लेकिन बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि अगर हम मूवेबल इमूवेबल की बात कर रहे हैं, तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जो दिखने में इमूवेबल लग रही हैं, बट उन्हें मूवेबल ही माना जाएगा। आपके घर में एसी लग रहा है, वो मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है आपको, आप लैपटॉप की तरह उसको उठा के एक रूम से दूसरे रूम नहीं ले जा रहे हो, लेकिन वो मूवेबल है, ठीक है। और आपको ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास है, वो बार बार एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जा रही है, लेकिन वो मूवेबल है क्योंकि वो सीवर्ड हो जाएगी लैंड से। अब गुड्स की डेफिनेशन और बायर की डेफिनेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मुझे क्लियर करिए कि यहाँ पे आप लोगों की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मैं आगे आ जाऊं? यहाँ तक क्लियर हैं आप लोग? बताइए। आगे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेशन, जल्दी जल्दी हो जाएंगी, बट आप मुझे यहाँ तक बता दीजिए कि यहाँ तक स्पेशली गुड्स में कोई बच्चा कंफ्यूज तो नहीं है? चलिए ठीक है, थोड़ा सा और आगे आते हैं अब यहाँ से ऐसा है कि सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल्ड इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, एक दो चीज के अलावा यहाँ पे सिर्फ सेक्शन नंबर आता है। अब यहाँ से जो हम पढ़ना शुरू करेंगे ना सब लॉ 8 से, यहाँ से इतना क्लियर इतना नहीं पूछेगा, यहाँ से वो पूछ लेगा कि बताइए कि इंसॉल्वेंट कहाँ पे डिफाइन है, टू 8 में। अब कौन होगा पर्सन इंसॉल्वेंट? अब जितना लाइटली इसको मैं पढ़ाऊंगी उतना लाइटली आपको लेना है, एग्जाम के लिए पढ़ना है, हम लोग को इस पे रिसर्च नहीं करनी है। इंसॉल्वेंसी पे आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ रहा है, आपको जितना जानना है यहाँ पे देखिए, फिर भी अगर आपको लगता है कुछ नहीं आ रहा है तो पूछिए। अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट, ठीक है, या हु हैज सीज्ड टू पे हिज डेट। अब कोई चीज खरीद तो ली, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि कोई कोई भी ऐसा है क्या, यू आर नॉट सीज टू पे दैट पर्टिकुलर फॉर दैट पर्टिकुलर चीज, के आपके पास पैसे ही नहीं रहे, चोरी हो गई, जेब कट गई, बिजनेस में नुकसान हो गया, कोई पैसे लेकर भाग गया, या बैंक का अकाउंट ही बंद हो गया, कुछ भी XYZ कोई भी सिचुएशन होगी, सिचुएशन पे क्वेश्चन नहीं आएगा। पॉइंट ये है दैट नाउ कुछ भी हो जाने की वजह से नाउ यू आर सीज्ड टू पे योर डेट, कोई ऐसा एक्ट हो गया है दैट नाउ ऑन द फेस ऑफ इट यू आर सीज्ड, पे नहीं कर पाओगे आप। पहला पॉइंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी किसी टेक्निकलिटी में, देखो बैरेक्ट भी कह रहा है कि किसी टेक्निकलिटी में मत जाओ, यहाँ पे एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप सीज हो चुके हो पे करने के लिए, आप पे नहीं कर पाओगे उसके लिए। सीज्ड होता है कि ऐसी बियॉन्ड योर कंट्रोल वाली सिचुएशन होती है, और कैन नॉट पे हिज डेट्स हो जाएगा। कैन नॉट वाली सिचुएशन में ऐसा है कि हो सकता है खुद ही नहीं कर रहे हो, या चलो नहीं कर सकते हो। सीज थोड़ा टेक्निकल लीगल टर्म में आ जाता है, अकाउंट फाइनेंस इन सारी चीजों में जाएगा। कैन नॉट में और भी बहुत सी चीजें होती हैं, मान लीजिए द पर्सन इज डेड नाउ, तो वो सीज में नहीं, वो कैन नॉट पे हिज डेट, या फिर वो वहां पे अवेलेबल ही नहीं है, या मीडियम ऑफ दी जो पेमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, तो कैन नॉट पे हिज डेट।
आपको अकाउंट से भेजने थे और आज बैंक वर्क नहीं कर रहा है किसी वजह से, तो नाउ यू कैन पे, आप सीज नहीं हुए हो, आपके पास है उतना मनी, बट बैंक के इशू की वजह से नाउ यू कैन नॉट पे फॉर दिस, ठीक है, तो वो नहीं पे कर पाएगा। तो अब पैसे तो है ना आपके पास, आपका बैंक ही नहीं काम कर रहा है, तो वो ड्यू हो गए किसी वजह से, आप आज नहीं कर पाओगे, हाँ कल उसको पक्का पे कर दोगे। अब मैटर ही नहीं करेगा कि आप वहां पे इंसॉल्वेंट हो गए हो, इंसॉल्वेंसी है नहीं है, बैंकरप्ट हो गए हो, ये सारी चीजों में नहीं जाना है। देखो कितनी जगह आपको ये डेफिनेशन में डायरेक्ट ही लिमिट कर रहा है खुद से कि सोचो ही मत वेदर ही इज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट, वो आपका देखने का काम है ही नहीं। आपका देखने का काम क्या है कि या तो वो पर्सन सीज टू पे है, किसी लीगैलिटी की वजह से वो नहीं पे कर सकता है वहां पे, या फिर वो पे कर नहीं पा रहा है, उस पे पैसे हैं तब भी कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं, तो वो इस एक्ट में सिर्फ, कहीं और नहीं जाना है, हर जगह इंसॉल्वेंट का मतलब ये नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट वो पर्सन इंसॉल्वेंट है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, मर्केंटाइल एजेंट। अब इसको भी आपको क्या पढ़ना है कि क्या है मर्केंटाइल एजेंट, हमारे बैरेक में देखिए, और जिन पे नहीं है वो यहाँ पे देखिए, मीन्स अ मर्केंटाइल एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वही बात है, आप नॉर्मली जो बिजनेस कर रहे हैं उसी के ही अकॉर्डिंग क्या होता है, सच एजेंट अथॉरिटी इधर टू सेल गुड्स और टू कंसाइन गुड्स, दो वर्ड्स। सबसे पहले मर्केंटाइल एजेंट मींस, मर्केंटाइल एजेंट सबसे पहले एजेंट, कहाँ गए, सबसे पहले देखो एजेंट हैविंग अथॉरिटी। सब कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मली मैं मान लीजिए एक बिजनेस कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कुछ गुड्स सेल करती हूँ और मेरी 1 2 3 शॉप्स हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग मैं एक टाइम पे तीनों जगह तो अवेलेबल नहीं रहूंगी ना, या तो मैं यहाँ हो सकती हूँ, या मैं यहाँ हो सकती हूँ, या मैं यहाँ हो सकती हूँ, तीनों जगह तो नहीं होंगी। मैं यहाँ हूँ उस दिन, लेकिन जो कस्टमर आया वो यहाँ आया, तो मेरे जो एजेंट है ना उनके पास अथॉरिटी है, एक एजेंसी के रूप में मेरा नॉर्मली जो बिजनेस चल रहा है उसमें मेरे एजेंट के पास अथॉरिटी है। क्या अथॉरिटी है मेरे एजेंट के पास, देखिए कौन सी अथॉरिटी है मेरे एजेंट के पास, कि वो मेरे बदले, मेरे बिहाफ पे मैंने उन्हें अथॉरिटी दी है कि वो गुड्स को सेल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और कंसाइन गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल, मान लीजिए कोई इमीडिएटली डिलीवरी नहीं लेके गया, कोई बुक करा गया कि ये चीज मैं इतने बजे इतनी डेट को लेकर आऊंगा, आप पैक करके तैयार रखिएगा, तो मेरे एजेंट जो हैं वो सेल भी कर सकते हैं, कंसाइन भी कर सकते हैं गुड्स को बेचने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए मेरी शॉप पे कुछ खरीदने की जरूरत पड़ गई, अब या फिर मैं जो हूँ, मैं यहाँ पे बायर हूँ, मैं यहाँ पे दूसरे बहुत अच्छी अच्छी जगह जाता हूँ, अलग अलग कंट्रीज में जाती हूँ और वहां पर जाकर मैं बहुत सारे गुड्स लेकर आती हूँ। अब मुझे एक साथ 3 कंट्रीज में जाना है, फिर वही एज ए ह्यूमन बीइंग मैं तीनों जगह पे एक साथ तो प्रेजेंट नहीं हो सकती हूँ ना, तो यहाँ तो मैं चली गई, यहाँ मेरे एजेंट चले जाएंगे, तो मेरी अथॉरिटी है कि वो मेरे बिहाफ पे बाय भी कर सकते हैं गुड्स, मैंने दी है उनको, ठीक है। कहीं पे मनी रेज करना है या सिक्योरिटी करनी है गुड्स की, तो वो मेरे बिहाफ पे वो भी कर देंगे। तो मर्केंटाइल एजेंट बेसिकली वो होते हैं कि हम अपने ऑथराइज्ड एजेंट रख लेते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे बाइंग और सेलिंग कर लो, सिक्योरिटी कर लो, अगर कहीं किसी तरीके से पैसा बढ़ाया जा सकता है, कुछ सिक्योर किया जा सकता है रेट, तो सब कर लो, आप मेरे ऑथराइज्ड एजेंट हो, आप मेरे लिए सब करोगे। नॉट सो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, ना डिटेल आती है और सेक्शन नंबर भी बहुत रेयरली ही आता है। प्राइस थोड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। प्राइस में देखिए क्या होता है, जब आप केक लेने गए थे, जो आपका बी वाला कस्टमाइज्ड केक था, कितने का था, 2K का था। ये क्या है, ये इस चीज का प्राइस ही तो है। क्या है प्राइस, एक मनी कंसिडरेशन, किसी चीज के बदले, इस केक के बदले आप कितना पैसा देंगे, कितनी मनी कंसिडरेशन देंगे, कितना दे रहे थे आप, 2K दे रहे थे, तो वो मनी कंसिडरेशन जो चीजों को बेचने के लिए चाहिए होती है वो प्राइस होती है। बाटर सिस्टम थोड़ी है कि बी केक के बदले आप मुझसे सी शूज ले लेना, ऐसा तो नहीं है ना।
बी केक के बदले अब मैं आपसे कोई भी थिंग नहीं लूंगी, नो नथिंग, ठीक है। मैं आपसे क्या लूंगी, एक प्राइज लूंगी, एक मनी कंसिडरेशन लूंगी, तो दैट इज प्राइज, ठीक है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या होगी, पढ़िए सेक्शन नंबर, अगेन इंपॉर्टेंट है, देख लेना, अंदर से इतना नहीं आता। प्रॉपर्टी मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मेयरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। अब इसमें आप आइए डायरेक्ट पे ही दोबारा। प्रॉपर्टी मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मेयरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। पहली बात तो आपको डायरेक्ट ने यहाँ पे थोड़ा लिमिट किया है कि दिमाग नहीं चलाना है ज्यादा। प्रॉपर्टी क्या है, अ जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स। अब एक टर्म आ गई जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स, इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो ना, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने जो केक खरीदा था ना, तो उसका आपको सिर्फ पोजेशन नहीं मिला, आपको उसकी ओनरशिप भी मिली। इतना बस, इतना, जनरल भी नहीं। प्रॉपर्टी इन गुड्स, आपको देखने में लग रहा है कि प्रॉपर्टी है, गुड्स होगी। प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब आपने प्रॉपर्टी खरीदी, बी केक खरीदा, इसकी आपको ओनरशिप दी जाएगी। क्या फर्क होगा कि आप इस केक को खा भी सकते हो, फेंक सकते हो, जला सकते हो, रुइन कर सकते हो, बेच सकते हो, फर्दर रख सकते हो, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये होगी आपकी ओनरशिप। एंड नॉट मेयर पोजेशन, सिर्फ इस डेफिनेशन में ये देखने वाला है। प्रॉपर्टी मीन्स द जनरल, जनरल प्रॉपर्टी है, ऐसे कोई स्पेसिफिक पे मत जाओ कि हाँ ये स्पेशल चीज है, यही प्रॉपर्टी है, कुछ इंडिकेट करेंगे तो ही प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे मैं फोटो दिखाकर कोई चीज, मुझे यही वाली गाड़ी चाहिए जो इस फोटो में है, आप मुझे इसके जैसी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, तो यहाँ ये कह रहा है इतने में नहीं जाना है, आपको इतना नहीं सोचना है। एक जनरल प्रॉपर्टी है, वो भी इन गुड्स है। इन गुड्स का मतलब क्या है, आपको ओनरशिप ट्रांसफर होगी, जिसमें आपके पास सारे टाइटल्स होंगे उसको करने के लिए। क्वालिटी ऑफ गुड्स, पहली बात तो इसको वहीं पे ही समझना। क्वालिटी ऑफ गुड्स एक डिलीवरेबल स्टेट समझाया था मैंने आपको, ये क्वालिटी ऑफ गुड्स है। डिलीवरेबल स्टेट से ही जोड़ेंगे हम लोग इसको कि क्वालिटी वही है जो आपने एक बारी कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड कर ली है कि मुझे ऐसा चाहिए था, इस कंडीशन में केक चाहिए, ऐसा दिखता हो, इस क्वालिटी का हो, ये डिलीवरेबल स्टेट से ही जुड़ेगा। तो क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड्स क्या कर रहा है, स्टेट आ गया, वही वही डिलीवरेबल स्टेट की बात कर रहा है। एक स्टेट आप पर्टिकुलर येलो कलर का बॉक्स खरीदना है मुझे, तो बॉक्स आप एक येलो बॉक्स पसंद करके गए हैं, तो अब वो आपको ब्लू दे देगा ना, तो वो वहां पे अपनी स्टेट, अपनी बात से पलट रहा है। आपने जिस स्टेट में चीज पसंद की है, स्टेट यहाँ पे अवस्था, हिंदी में अवस्था कहते हैं, जिस सिचुएशन, जिस तरह की प्रॉपर्टी पसंद की है ना, वही तो क्या है उसकी स्टेट, जैसा अपने कलर, वजन, डिजाइन जो भी पसंद किया है, और कंडीशन। अगर आप वहां पे कोई कंडीशन मेंशन करके आए हो, येलो कलर, भी तो कंडीशन हो सकता है कि आप मेरे लिए केक तो बनाना लेकिन उसको येलो रखना, तो आप केक बनाने की कंडीशन बता गए ना। आप मेरे लिए केक तो बनाना लेकिन उसको स्क्वायर मत रखना। अब आपने ये नहीं बताया शेप क्या रखना, आपने बताया क्या नहीं रखना। अब वो सिर्फ स्क्वायर नहीं रखेगा, वो आपको सर्कल दे देगा, ट्रायंगल दे देगा, जो भी देगा, लेकिन अगर वो आपको स्क्वायर केक बेचेगा ना, तो ये क्वालिटी का ब्रीच होगा। आप बाउंड नहीं हो वहां पे डिलीवरी लेने के लिए, आप मना कर सकते हो। अगेन, जितनी इंपॉर्टेंट बायर की डेफिनेशन है उतनी सेलर की भी है। तो 213, सेलर का मतलब क्या होता है, बायर जो खरीद रहा था, जो अग्री करने के लिए, अग्री कर रहा था खरीदने के लिए, तो सेलर भी वही है, या तो जो बेच रहा है या फिर अग्री कर रहा है बेचने के लिए। या तो मैं उसी इमीडिएट मैंने केक दे दिया है, या फिर मैंने ऑर्डर ले लिया है आपके कस्टमाइज केक का, 2 घंटे में आकर ले जाना। या तो मैं सीधा सीधा आपसे आपको केक बेच रही हूँ, नहीं तो मैं अग्री करती हूँ कि हाँ 2 घंटे में मैं आपको रेडी करके दे दूंगी, आप आना और ले जाना। क्लियर है हम लोग। स्पेसिफिक गुड्स, अभी जब भी पीछे वो कह रहा था ना, जनरली समझना, इसको स्पेशल में मत ले जाना, स्पेशल प्रॉपर्टी में नहीं ले जाना, तो वो इसीलिए मना कर रहा था कि हम यहाँ ले जाते हैं ना स्पेशल में, क्योंकि जरूरी थोड़ी हर बार जनरल प्रॉपर्टी पे ही सोगा में कॉन्ट्रैक्ट हो, स्पेसिफिक पे भी हो सकता है। अब मान लीजिए आपने कोई एग्जाम क्लियर किया और वहां पे आपको
कोई बहुत बड़े जज, मान लीजिए कोई सीजेआई आए और आपको वहां पे एक पेन दे गए, स्पेसिफिक पेन। अब मान लीजिए वो नॉर्मली कंपनी का पेन है जो हर दुकान पे आपको मिल जाता होगा, लेकिन ये जो पेन हर दुकान पे मिल जाता होगा उसमें और बिल्कुल सेम पेन जो वो आपको दे के गए हैं, इसमें क्या कोई फर्क है? हाँ बिल्कुल है। आपके लिए ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, मानते हैं ना आप? भले ही ये सेम पेन 50 रुपीज का आपको हर शॉप्स पे मिल जाता होगा, लेकिन एट दैट पॉइंट जब ये आपको किसी ने दिया है तो ये आपके लिए एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। या फिर एक चीज सोचिए कि आप गए थे सामान लेने। अब सामान लेने जब आप गए तो आपने वहां पर देखा एक येलो कलर की कार थी, एक टॉय कार थी येलो, और आपके साथ आपका कोई कजन, नीस, नेफ्यू कुछ भी था। उसने बोला दैट पर्टिकुलर येलो कार चाहिए मुझे, मैं उसके मैचिंग कपड़े पहनूंगा। तो वो वहां पे एक पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड चीज हो गई ना, कि आप उसे देख के पहचान सकते हो, नहीं नहीं ये तो वो नहीं है जो मैंने कहा था, नहीं नहीं ये तो वो नहीं है जो मैंने बोला था। तो ये वही आइडेंटिफाइड है कि आप उसे देख के समझ जाओगे नहीं भाई ये मेरा वाला नहीं है, ये तो नहीं मांगा था मैंने। मान लीजिए आपने एक कोई कपड़ा लिया, खरीद लिया, और आप उसको टेलर को दे आए स्टिच कराने के लिए, एक सूट स्टिच कराने के लिए, और वो आपको सूट स्टिच करके दे भी देता है, या शर्ट स्टिच करके दे भी देता है। आप वहां पे जाते हैं और वो आपको उस कपड़े की ना देके किसी और कपड़े की एक शर्ट देता है, और वो आपसे कहता है शर्ट ही तो है मैम, कैसे नहीं लेंगी आप? तो आपकी जो शर्ट थी वो आइडेंटिफाइड थी, आपको पता था कौन सा क्लोथ था आपका, आप उससे बोलोगे जाके नहीं भाई मेरी ये नहीं है, मेरा तो ऐसा कपड़ा दिखता था ऐसा वो। तो वो स्पेसिफिक गुड्स में आ जाता है, जब कोई चीज आइडेंटिफाइड होती है, आप देख के पहचान सकते हो नहीं ये मेरी नहीं है। और या फिर उस चीज पे, अब मान लीजिए कार वाली बात थी, उसने अग्री किया था कि ये येलो कलर की टॉय कार देगा आपको जिसके ऊपर रेड कलर का सायरन है, तो वो अग्री किया था ना कि ऐसी चीज आपको देगा। अब मान लीजिए आप 2 दिन बाद उससे लेने गए कि दो मेरी कार, वो कहते नहीं नहीं येलो तो नहीं है, एक येलो ट्रक है बिना ऊपर सायरन वाला, आप ये ले जाओ, आप नहीं लोगे ना। या तो आपको सेलर ने अग्री किया था देने के लिए, या आपने अग्री किया था लेने के लिए। तो वो आइडेंटिफाइड गुड्स होती हैं, देखकर पहचानी जा सकती हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना सेल का, तो तभी उसको, आप जहां पे टेलर को शर्ट के लिए कपड़ा देकर आए थे, तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बना तो उसने देखा था ना क्या कपड़ा लाए हैं आप, किस कपड़े के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, किस कपड़े की शर्ट बनानी है, बाद में कैसे पलट सकता है वो? ठीक है, ये हो गई आपकी स्पेसिफिक गुड। थोड़ा सा और आगे आ जाइए अगर आप लोग टायर्ड नहीं हैं तो। हाँ लास्ट है हमारा डेफिनेशन क्लॉज का ये 15। रटना नहीं, समझना नहीं, कहीं नहीं जाना, सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, मैंने आपको शुरू में भी बताई थी, ये एक्ट कहाँ से निकला है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। और इसमें बहुत छोटा है डेफिनेशन क्लॉज का पार्ट, 14 ही डेफिनेशन डिफाइन है, 14 से तो ज्यादा ही वर्ड्स आ रहे होंगे ना पूरे एक्ट में। हम जब सोगा पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे वर्ड्स देखने मिलेंगे, है ना? तो क्या सारे इसमें डिफाइन होंगे? नहीं, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिले। इसमें सिर्फ वो चीज डिफाइन की है, ऑलमोस्ट आपको सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, जो सोगा में और कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा अलग अलग यूज हो रही है। जैसे मैंने गुड्स का ही बताया, यहाँ पे गुड्स सिर्फ मूवेबल है, यहाँ पे मूवेबल गुड्स की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया बायर सेलर का क्या है, हो सकता है वो किसी और एक्ट में थोड़ा डिफरेंट हो। तो जितना इसमें डिफाइन किया गया है उतना तो आप इसी से ही लोगे। ऐसा नहीं है कि आप कल को कह दो कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट से ही तो लिया गया है ये एक्ट, तो जो गुड्स की डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट में है मैं तो वो भी मान सकता हूँ। नहीं भाई, गुड्स की इसने खुद दे दी ना, तो इसी पे टिको। हाँ, जिस चीज की इसने आपको नहीं दी है उसकी कॉन्ट्रैक्ट से ले लो। जो चीज, अब ये नहीं कहोगे कल के जब मैं बाकी डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट से ले सकता हूँ जो इसमें नहीं है, तो जो इसमें है मैं वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट से ले सकता हूँ। बात तो एक ही है, बात एक नहीं है। जो डेफिनेशन आपको इस एक्ट ने दे दी है ना, वो इसकी अपनी डेफिनेशन है, ठीक है? जो डेफिनेशन इस एक्ट ने आपको नहीं दी है उनको आप कॉन्ट्रैक्ट में चेक कर लो, वो आपको वहां मिल जाएंगी। आर वी क्लियर? क्या कह रहा है सेक्शन 15? पढ़िए डायरेक्ट में, एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट। अब यूज तो कर लिए हैं वर्ड्स, बस यहाँ है नहीं वो, तो फिर वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हम उनका मीनिंग असाइन कर लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है
कि यहाँ पे दे रखी हैं और हम मीनिंग असाइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं और हम अपनी बात पे क्या बोल रहे हैं कि लिया तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही गया है, जब हम बाकी ले सकते हैं तो ये भी तो ले सकते हैं, ऐसा हम नहीं करेंगे। हमारा सेक्शन 1 एंड 2 और बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है यहाँ पर। 2 मिनट सब कुछ गो थ्रू करिए, एक एक डेफिनेशन देखिए, आई एम हियर, और फिर कोई डाउट्स हैं तो पूछिए। सेक्शन 1 देखिए, सेक्शन 2 की डेफिनेशंस देखिए, और कहीं आप अटके हैं तो आज के आज क्लियर करिए। आज का कल उठाएंगे तो कल की क्लास हैम्पर होगी। मैं यही हूँ, आप एक बार बस आराम से उस चीज पे नजर डालिए। हाँ फिर भी लेकिन ऐसा होता है कि रह गया आज किसी वजह से, तो कल क्लास शुरू करने से पहले देख लेंगे उसको, बट कोशिश कीजिए उस दिन का उसी दिन आप लोग क्लियर कर लें, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आपको अच्छे से पढ़ना है। आज जितना किया उतना क्लियर है, और मैं एक्सपेक्ट कर लूं कि आप लोग सेक्शन डेफिनेशन के नंबर्स याद कर लेंगे। जल्दी से इसको एक बार गो थ्रू कीजिए। सेक्शन 1 सेक्शन 2 देखिए, बेसिक इंट्रोडक्शन देखिए, कहाँ अटके हैं। फिर मुझे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने हैं आपको जो आपके डायरेक्ट में नहीं है लेकिन प्री में पूछे जाते हैं। जब आप मुझे क्लियर बता देंगे फिर मैं थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट पे आऊंगी। 2 पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं, इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यहाँ तक क्लियर है? हम लास्ट 2 पॉइंट्स पर आ जाएं। सबको क्लियर है? चलिए अब एक बात डिस्कस करिए। अब ये डायरेक्ट का तो खत्म हो गया। आपको पता है कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आपके डायरेक्ट में नहीं होते, है ना। कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, और मैंने वो प्रीवियस ईयर में देखा। तो गुड्स तो सबको समझ आ गया है ना, हमें गुड्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना, पहला पॉइंट ये था जो मैंने कम से कम 2 साल के पेपर में देखा है और ये डायरेक्ट में नहीं है। जो सॉफ्टवेयर डले होते हैं ना किसी सीडी के अंदर, सॉफ्टवेयर एक सीडी तो होगी, गुड्स होगी, वो तो मूवेबल है ही, सीडी को तो उठा के ले जाओ, वो तो मूवेबल है, गुड्स है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर सीडी के अंदर डले हुए होंगे ना, वो भी गुड्स होंगे। ये सॉफ्टवेयर भी गुड्स होंगे, भले ही वो आपको नजर नहीं आ रहे हैं, आप उन्हें छू नहीं पा रहे हो, लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इन सीडी आर आल्सो गुड्स। देखिए सीडी तो गुड्स है ही, उसमें तो कोई आप कंफ्यूजन होगी नहीं, मूवेबल चीज है ना। लेकिन सीडी के अंदर भरे हुए वो डाल देता है ना सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, तो जो सीडी के अंदर डले हुए होंगे ना सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, वो भी गुड्स है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, आपके 2 बार रिपीट हुआ है गैस से। लेकिन एक चीज और है इसमें, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? यहाँ तक तो कोई ऐसा नहीं है ना कि किसी को समझ नहीं आया हो? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वाला क्लियर? रटना नहीं है, समझ लो बस। सीडी तो है ही गुड्स, सीडी के अलावा और क्या गुड्स होता है? जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डला हुआ है। ये रिपीट हुआ है 1-2 बार इसीलिए। एक चीज और है, लॉटरी टिकट। अब चलिए आप बताइए मुझे, लॉटरी टिकट गुड्स होगी? बताइए, प्रीति, वरुण, स्नेहा, डॉली, बताइए गुड्स होंगी क्या लॉटरी टिकट? क्या लगता है आपको? लॉटरी टिकट्स गुड्स हैं? ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। साहिल कह रहे हैं यस, प्रीति यस, वरुण यस। नहीं, यही तो दिक्कत हो रही है हम लोगों को कि ये लोग कुछ भी बना देते हैं। लॉटरी टिकट इनके हिसाब से गुड्स नहीं है। लॉटरी टिकट हाँ इन लोगों के हिसाब से एक एक्शनेबल क्लेम है। जब आप इसको किसी टैक्स जैसे एक्ट में पढ़ेंगे, एनआई वगैरह कहीं भी, तो आपको पता लगेगा कि जो लॉटरी टिकट है उनको एक्शनेबल क्लेम कहा जाता है। अब वो एक्शनेबल क्लेम है तो हमारी गुड्स की डेफिनेशन एक्सक्लूड करती है एक्शनेबल क्लेम को। क्या कहा था? गुड्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। तो एक्शनेबल क्लेम तो गुड्स होता ही नहीं है। लॉटरी जो है एक्शनेबल क्लेम है, तो क्या हमारी लॉटरी टिकट गुड्स हुई? नो। ये 2 क्वेश्चन काफी रिपीट हुए हैं। एक्शनेबल क्लेम क्या? बी पर्सन है हमारे, बी की ड्यूटी क्या है, और उनकी ड्यूटीज को लेकर किसी थर्ड पर्सन की लाइबिलिटीज क्या क्या है, ये बताएगा। लॉटरी जीतेगा तो ये जो लॉटरी वाला इंसान था उसकी लाइबिलिटी है ना कि बी को पैसे दे, पैसे देने पड़ेंगे ना। जो इंसान लॉटरीज बना रहा है उसकी लाइबिलिटी है ना कि बी को पैसे दे।
और मेरी ड्यूटी है कि मैंने लॉटरी टिकट के लिए पे कर रखा हो, मेरे पास लॉटरी टिकट है, मेरे पास हो, ये भी ड्यूटी मान लीजिए, पे और नहीं पे भी बात की बात है, मेरे पास वो लॉटरी टिकट हो जो मैंने जीता है या नहीं भी जीता है। तो ये ड्यूटीज लायबिलिटीज और कुछ लॉजिक इतना है भी नहीं इसके पीछे, लेकिन उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी है कि लॉटरी टिकट को वो लोग क्या मानते हैं, एक्शनेबल क्लेम मानते हैं। अब अगर वो एक्शनेबल क्लेम हो गई तो वो गुड्स नहीं होगी, क्योंकि गुड्स तो होती नहीं एक्शनेबल क्लेम। थोड़ा सा सिली है बट क्या करें, पीवाईक्यू में आया है। डायरेक्ट अगर सिर्फ पढ़ेंगे तो डायरेक्ट में तो नहीं मिलेगा हमें। सीडी का भी अब सॉफ्टवेयर कहाँ लगता है गुड्स है, गुड्स तो मूवेबल चीज समझते हैं, कहाँ सोचने में भी लगता है कि सॉफ्टवेयर गुड्स हो सकता है, ना दिख रहा है ना छुआ जा रहा है, बट स्टिल सॉफ्टवेयर अगर सीडी के अंदर, सीडी तो गुड्स होगी वो तो एक अलग चीज है, लेकिन सॉफ्टवेयर तो गुड्स, इन्होंने सॉफ्टवेयर भी बता दिया अंदर का। दूसरी चीज ये है कि लॉटरी टिकट को एक्शनेबल क्लेम कह दिया, यानी वो नहीं रही, जबकि देखा जाए तो टिकट तो इधर उधर मूव हो रही है ना, एक की पॉकेट से दूसरे की पॉकेट में। ठीक, तो ये थी आज की क्लास और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी। चलिए अब बंद करते हैं क्लास, उससे पहले आप लोग मुझे जल्दी से बताइए कि यहाँ तक कुछ दिक्कत तो नहीं है। एक रैपिड सी रिविजन कर लेंगे जल्दी जल्दी से, क्या क्या देखना है, बैरेट में क्या क्या लिखना है। पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि कुछ समझाने का तो नहीं है ना यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हैं आप? प्रीति, ओके, स्नेहा, ठीक। चलिए देखिए अब क्या पढ़ा था हमने इसमें, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ईयर याद रखोगे, ठीक है। सबसे पहले सेल क्या है, ट्रांजैक्शन, बाइंग सेलिंग में आ जाएगा, ठीक है। ओके नंदिनी, पहले सेक्शन नंबर 1 में क्या याद रखना है, सिर्फ एक डेट 1 जुलाई 1930, डायरेक्ट लेकर बैठेंगे कल से आप लोग मेरे साथ में, कहाँ एक्सटेंड करेगा, होल ऑफ द इंडिया में करेगा। सेक्शन 2 में डेफिनेशन दे रखी है, क्यों दे रखी है, ताकि अगर आपको अगर मेंस में से क्या आ सकता है, मैं साथ साथ बताती तो चल रही हूँ जतिन, जहां से भी जो भी आ सकता है, अभी तो हम पहले ही चैप्टर में, आगे के चैप्टर में भी जो भी आएगा मैं आपको साथ साथ क्लियर करा दूंगी। ऐसे स्पेसिफिक कुछ नहीं, प्री पे मेंस पे सब पे फोकस कीजिए। जिस चैप्टर पे हम होंगे उस चैप्टर का मैं आपको, वही मैंने आपको बताया ना, आपसे बायर बायर सेलर या फ्रॉड ऐसे नोट लिखने को नहीं पूछेगा, सिचुएशन बेस्ड आएगा, तो वही है। ओके जतन, चलिए, तो डेफिनेशन हमने क्यों पढ़ी, ताकि इस एक्ट में अगर कोई वर्ड्स दिए गए हैं तो वो वर्ड्स हमें पता हो कि वो क्या मीनिंग कैरी करते हैं। इसमें अब मान लीजिए कुछ वर्ड्स इसमें भी हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट में हैं, तो इसमें तो आपके सेक्शन नंबर 3 के हिसाब से भी वही प्रिवील करेंगे ना जो आपके सोगा में दे रखे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में तो हम तब जाएंगे ना जब हमें वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं मिलेंगे। अगर क्लैश हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में भी वो वर्ड दे रखा है, डिफाइन कर रखा है, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी डिफाइन कर रखा है, समझिए इस चीज को अच्छे से। मान लीजिए कि कोई ऐसा वर्ड्स है, गुड्स को ही ले लो, चलो एग्जाम्पल है छोटा सा। मान लीजिए कि कोई ऐसा वर्ड है, मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी है और आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी है, दोनों जगह डिफाइन कर रखा है इस चीज को। लेकिन जब आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं ना, भले ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पेरेंट एक्ट है, ये पेरेंट है ना, इसी से ही तो है ये, तो भी यहाँ पे गुड्स की डेफिनेशन इसकी नहीं मानी जाएगी, ये आपका सेक्शन 3 कहता है। ये पेरेंट एक्ट है, उसके बाद भी हम इसकी डेफिनेशन को नहीं मानेंगे। हम किसकी डेफिनेशन को मानेंगे, प्रिवील करेंगे सोगा की, भले ही दोनों में दी है, कॉमन है, कोई बात नहीं, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेल्स ऑफ गुड्स, हाँ एक डेफिनेशन ऐसी है मान लीजिए कि इसमें दे ही नहीं रखी, डेफिनेशन है और सोगा में डिफाइन ही नहीं है, तब सोगा का पेरेंट एक्ट कौन है, ICA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप नहीं बताते हैं हमें उसका, तो हमें आपका पेरेंट एक्ट यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बता देगा। यही एक बेसिक सा रीजन था इन दोनों एक्ट्स को अलग भी करने का। चलिए आप मुझे बताइए, आज की क्लास क्लियर है, कोई डाउट्स है, या फिर अब हम खत्म करें क्लास को? आर वी क्लियर? इज देयर एनीथिंग एल्स जो कंफ्यूजन है आज के प्रोविजंस में? प्री मेंस सब में आता है, एग्जाम का टाइम है, अच्छे से अपने आप को इतना प्रिपेयर रखिए, उतना कन्फाइन करके रखिए
कि आप 10 मिनट में भी सोकर उसको रिवाइज कर लें। बैरेक्ट साथ रखो, बैरेक्ट पे लिखो। कोई ऐसी चीज़ है, अब जैसे मैंने आपको सीडी वाली ही चीज़ बता दी थी, सॉफ्टवेयर, सीडी, लॉटरी टिकट, बैरेक्ट में गुड्स के साइड में या ऊपर लिख लो ना, ताकि जब रिवीजन करने बैठो, हर बार मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है जब एग्जाम सर पे होता है ना, नोट्स नहीं खुल पाते, बहुत हार्डली बैरेक्ट ही खुलता है। तो अगर आपके बैरेक्ट पे ऊपर साइड में थोड़ा सा लिखा हुआ होगा यहाँ पे, तो आपको कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा। कोई ऐसा पॉइंट है कि बैरेक्ट नहीं बताता है बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको वहीं देख लोगे। बड़े बड़े नोट्स नहीं खोलने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी नोटबुक नहीं, वो भाई रखी रह जाती है, फिर बहुत दिक्कत होती है एग्जाम में। यहाँ तक क्लियर है? आज पढ़िए जितना कराया है, नंबर्स से याद कीजिए। 1 में बायर, 2 में डिलीवरी, 3 में गुड्स आर टू बी डिलीवरेबल स्टेट, 4 में डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। चलिए, नाउ वी आर क्लियर, तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।